हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी टीआरई 2.0 की टीजीटी सोशल साइंस के अंदर इकोनॉमिक्स के सेगमेंट को लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूं आज की इस क्लास के अंदर। एक्चुअली आप जानते हैं कि जो टीजीटी का सेगमेंट है उसमें 40 क्वेश्चन हैं जो इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे आपके पास। टीआरई 1 जब एग्जाम कंडक्ट हुआ तो आप जानते हैं कि उनमें जो 40 सवाल पूछे गए वह बेहद ईजी थे। उसी तरह का सवाल का पैटर्न अब की बार रह सकता है या उससे कुछ इंप्रूव कर सकता है। हम दोनों चीज़ों की तैयारी करेंगे कि सवाल कैसा भी हो हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए। एक क्विक रिवीजन कराने वाला हूं आप लोगों को मैं, और इसमें लगभग मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा और इन 200 क्वेश्चनों के बाद आप उन 40 क्वेश्चनों को लगभग आसानी से कर लोगे। लेकिन इस क्लास को जरूर अंत तक देखिएगा, हर टॉपिक को इसके अंदर ऐड किया गया है ताकि कोई भी सवाल मिस नहीं होना चाहिए। शुरू कर रहा हूं मैं आज की क्लास। होपफुली सबको मेरी वॉइस बहुत अच्छे से आ रही होगी और सब कुछ बेटर और क्लियर होगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नीति आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है? देखिए, नीति आयोग के बारे में हमें याद रखना है कि नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन, यानी जिसे हिंदी में योजना आयोग कहा जाता था पहले, तो योजना आयोग के स्थान पर प्लानिंग कमीशन को लाया गया है। नीति आयोग के लाया गया बेसिकली योजना आयोग की जगह पर। अच्छा, एक दूसरी बात ये याद रखिएगा, जो नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 1 जनवरी 2015 को लाया गया है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में बना हुआ है, ये भी याद रखेंगे भाई। और ये भी याद रखें कि इसके चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते, जो देश का प्रधानमंत्री होगा वो इसका चेयरमैन होने वाला है। और याद रखें इसके अंदर एक डिप्टी चेयरमैन है जिनका नाम है सुमन बैरी। और कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछ लेता है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होता है, कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। याद रखना, अगर अध्यक्ष कहता है तो प्रधानमंत्री होगा, लेकिन जब हम कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कहते हैं, तब जो वाइस चेयरमैन है, क्योंकि वही सारे काम को हैंडल करते हैं, वो इसके कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएंगे। और BVR सुब्रमण्यम जो होंगे वो इसके CEO हैं इस समय। BVR सुब्रमण्यम के नाम से जो होंगे दैट इज CEO होंगे, याद रखेंगे। और इसके अलावा आप याद रखिए सर, इसमें 4 मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको मेंबर बनाया जाता है। जो देश का गृह मंत्री है, वित्त मंत्री और उसके अलावा रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और कृषि मंत्री, ये 4 मंत्री इसमें मेंबर होंगे। और उसके अलावा 4 ही इसके अंदर फुल टाइम मेंबर भी हैं इस समय। और उन 4 मेंबर की बात करें जो फुल टाइम मेंबर है सर, उनमें से याद रखिएगा एक का नाम है रमेश चंद। जो 4 फुल टाइम मेंबर है, क्योंकि वो सवाल ऐसा तो नहीं है ना एग्जाम में कि सिर्फ यही सवाल एग्जाम में पूछेगा, नहीं भाई, सवाल कुछ भी बना सकता, हमें तैयारी करनी है। रमेश चंद है, उसके अलावा डॉक्टर विनोद पॉल हैं, VK सारस्वत हैं इसके मेंबर के तौर पर, VK सारस्वत। और याद रखेंगे इसमें एक और नाम आता है जो रिसेंट में इंक्लूड हुआ है सर, दैट इज अरविंद विरमाणी। तो अरविंद विरमाणी है। और अगर पूछ लेता है कि नीति आयोग किस मंत्रालय में काम करता है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है देश में, उसके अंतर्गत ही ये काम करता है। तो याद रखेंगे सर, अरविंद विरमाणी जो है इसके नए सदस्य बनाए गए। अनंथा नागेश्वरन नहीं है ये हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंथा नागेश्वरन है। अगर पूछ ले कि 15वां जो वित्त आयोग है देश में, उसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं वित्त आयोग के अंदर। और BVR सुब्रमण्यम मैंने बताया CEO है। तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद विरमाणी। ये पहला सवाल है हमारा, लेकिन अगला सवाल आसान हो जाएगा। भारत ने किस अवधि में योजना अवकाश को अपनाया था, यानी कि प्लान करना रोक दिया था? देखो, जब योजना अवकाश को रोकने की बात आती है तो देखो, पहला प्लान जो था वो 51 से लेकर 56 तक चला था। दूसरा प्लान जो है वो 56 से लेकर 61 तक चला था। तीसरा प्लान जो है वो 61 से लेकर 66 तक चला था। उसके बाद जो था वो हॉलिडे का समय था, यानी कि उस समय प्लान को रोक दिया गया था 66 से लेकर 69 तक के समय में। और उसके बाद जो चौथा प्लान था वो 69 से लेकर 74 तक चला था। इस तरह से शुरुआत की आपको टाइम याद रखना है, पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहला वाला जो प्लान है याद रखिएगा सर, ये कृषि पर आधारित था। दूसरा वाला जो है वो उद्योगों पर आधारित था। तीसरे में कृषि और उद्योग दोनों की बात की गई थी। याद रखेंगे, कृषि और उद्योग दोनों की बात की गई, इसलिए
इसमें कहा गया था हमें आत्मनिर्भर बनना है। तीसरे प्लान में हमने आत्मनिर्भर बनने की बात की, और यह भी याद रखना 3 योजनाओं के बाद हॉलीडे आया, ऐसे भी पूछ लेता है। और चौथे प्लान में हमने जो प्रगतिशील आत्मनिर्भरता की बात की थी, प्रगतिशील आत्मनिर्भर, या तो ये होना चाहिए या फिर इसके अलावा एक और वर्ड यूज किया जाता है और उसे कहते हैं स्टेबिलिटी विद ग्रोथ, यानी कीमत के साथ स्थिरता, समृद्धि के साथ स्थिरता की बात की गई कि विकास ग्रोथ भी होना चाहिए और साथ में स्थिरता भी, यानी कि कंट्रोल भी होना चाहिए। ये भी हमारे पास चौथी योजना की ही बात है यहाँ पर। इसको भी याद रखिएगा भाई, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो क्योंकि सवाल में पूछा गया हॉलिडे के बारे में, तो 66 से लेकर 69 तक का समय हॉलिडे का समय था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? पंचवर्षीय योजनाओं को पास करने की जिम्मेदारी किसकी, ये पूछा जा रहा है भाई सवाल में। तो देखो मेरी बात याद रखना, जब हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के बारे में, जो अब नीति आयोग बन चुका है कन्वर्ट करके, ये बना था 15 मार्च 1950 को, और इसका मुख्यालय बनाया गया दिल्ली में, याद रखिएगा। और इसका चेयरमैन भी हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके जो पहले डिप्टी चेयरमैन थे वो गुलजारी लाल नंदा थे, वो पहले उपाध्यक्ष थे इसके। और जो आखिरी उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह आलूवालिया। लेकिन इसका काम क्या था मेरे भाई, याद रखना, इसका काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, पास करने का काम नहीं था, याद रखना, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना ये इसका काम था। लेकिन जब हम बात करते हैं पास करने के लिए, तो एक संस्था आती है सर, जिसे एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो एनडीसी है ये 6 अगस्त 1952 को बनाई है प्रधानमंत्री जी ने। ये याद रखो, प्लानिंग कमीशन भी गैर संवैधानिक है, संविधान में इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता हमें। और जो मेरे भाई एनडीसी है सर, ये भी गैर संवैधानिक है, इसका भी नहीं मिलता। और ये जो बनाया गया एनडीसी, याद रखना, इसका चेयरमैन भी प्रधानमंत्री होता है। इसके अंदर और बाकी सारे मेंबर हैं, इसलिए इसको लघु संसद कहा जाता है। कई बार पूछ सकता है, इसे लघु संसद भी कहते हैं, कहा जाता है। और इसके अंदर प्रधानमंत्री भी होंगे, मेंबर भी होंगे, और इसका काम है योजनाएं पास करना। तो जब सवाल योजनाओं को पास करने का होगा, तो मंजूरी देना पास करने के लिए जो बनेगा वो होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। याद रहेगी बिल्कुल बात, जो बता रहा हूं वो भी याद रखिएगा, इसके अंदर वो भी जरूरी है। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? अब देखो, ये सवाल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सर। ये स्थिरता के साथ विकास यानी समृद्धि के साथ स्थिरता, बात वही है। स्थिरता के साथ विकास हो या प्रगतिशील आत्मनिर्भर, ये चौथी योजना में था। पांचवी योजना में निर्धनता और महंगाई, निर्धनता और महंगाई मुख्य बिंदु थे। और याद रखिएगा, छठी योजना में आधुनिकीकरण, चीजों को आधुनिक बनाना है, आधुनिकीकरण। और याद रखेंगे साथ में वह जो हमारे पास टेक्निकल, तकनीकी विकास है, उस पर ध्यान दिया गया, तकनीकी प्रगति पर ध्यान दिया गया इस छठी योजना के अंदर। याद रखिए, जो 80 से 85 तक चली थी। और तीसरे में मैंने बताया आत्मनिर्भर भारत की बात की गई, इसी को गाडगिल योजना भी कहते हैं। अब इस सवाल का जवाब याद रखना, और सिर्फ इतना मत याद रखना, इससे आपको यह भी पता चलेगा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी ये सब किनसे रिलेट करती है। और इसके बाद अगले पॉइंट को देखो, योजना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विच? तो मैंने बताया प्लानिंग कमीशन, या अब नीति आयोग कह लीजिए सर, इजी सवाल हो चुका है। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत आता है। और इसके याद रखिएगा, जो मंत्री होंगे उनका नाम अगर आप चाहें तो याद कर ले, वरना जरूरत नहीं है उसको याद करने की। योजना मंत्रालय में आता है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? आपको याद रखना है। देखो, जो पहले सीईओ और वर्तमान सीईओ, दो बातें याद रखना। जो पहला सीईओ बना था इसमें, सबसे पहले सीईओ, उनका नाम था सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर थे यहां पर, तो ये याद रखना है। उसके बाद जो बने थे वो राजीव कुमार बने थे, लेकिन अब नहीं है वो। उसके बाद परमेश्वरन अय्यर बने थे, वो अब नहीं है। अब जो है वो बीवीआर सुब्रमण्यम है। और अभी जो वाइस चेयरमैन है वो सुमन बैरी है। अब क्वेश्चन इजी हो, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? यानी जिसने कहा था कि भारत में भी प्लान होना चाहिए, इसको लेकर जो आया वो कौन था? याद रखिएगा,
तो भारत में जब प्लान के बारे में बात आती है तो मैं आपको बता दूं, देखो हमारे देश में 1934 में एक किताब आई जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये सवाल जरूरी है एग्जाम के लिए, इस किताब को किसने लिखा? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इस किताब के लेखक का नाम है एम विश्वेश्वरैया। और ये सवाल घुमाकर भी पूछा जा सकता है मेरे भाई, याद रखना कि फादर ऑफ प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग, भारत आर्थिक नियोजन के भारतीय जनक कौन है? भारत में आर्थिक नियोजन का जनक, आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहते हैं? तो एम विश्वेश्वरैया को ही कहा जाता है, याद रखना। और इन्होंने ही इसको रिकमेंड किया था, सिफारिश की थी एम विश्वेश्वरैया ने। वैसे पूछा जाए कि हमने प्लान का मॉडल कहां से लिया है, जो प्लानिंग है इसके मॉडल को कहां से लिया है हमने? सोवियत संघ से लिया है, वहां पर इसकी शुरुआत हुई। और यह पूछा जाए कि भारत के संविधान की कौन सी सूची है, यानी जिसमें केंद्र के अंदर है, राज्य के अंदर, या दोनों के अंदर है, तो याद रखना प्लानिंग जो है वो हमारे देश में समवर्ती सूची है संविधान में, जिसमें मतलब होता है कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर अपने काम कर सकती हैं, केंद्र और राज्य मिलाकर। बस याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जो थे, जो पहली नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, जो कि काम नहीं कर पाई प्लानिंग कमीशन से पहले, उसके अध्यक्ष बने थे 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी एक देश में, उसके अध्यक्ष बने थे। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। ये बात याद रहेगी भाई, तो इसमें होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी अगर सवाल आता है तो। किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने पर ध्यान दिया? देखो छठे में आधुनिकीकरण की बात मैंने आपको बताई है। सातवां प्लान जो आया था उसमें क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने की बात की गई कि क्षेत्रीय असंतुलन जो है उसको खत्म किया जाएगा। आठवें में मानव संसाधन विकास की बात की गई कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देना है। और नवे में सामाजिक न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय के साथ विकास करने पर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी की बात की गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि सातवीं योजना जो थी उसमें बात की गई है क्षेत्रीय असमानता के लिए। किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है? देखो ये सवाल बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है, और मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूं कि भारत ने कब चुना ऑफिशियली तौर पर, आधिकारिक तौर पर। बहुत सारी किताबों में और कई बार इसका आंसर पहला माना गया, क्योंकि पहली योजना से पहले ही हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकल्प को चुना था। लेकिन आधिकारिक तौर पर, मेरे शब्दों का ध्यान से सुनना, आधिकारिक तौर पर भारत ने दूसरी योजना में चुना। या तो दूसरा मिल जाए तो दूसरा ठीक है, दूसरा ना मिले तो पहला ठीक मान लिया जाएगा। ऐसे केस में दोनों मिल जाए तो सेकंड को मानिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आधिकारिक तौर पर बात हमेशा चलती है। 1956 की पॉलिसी है, वैसे 1948 में पहली पॉलिसी आई थी। उस समय तक भारत ने कोई प्लान नहीं बनाया था, इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में जब बात शुरू होती है तब हम दूसरी को जनरली मान लेते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? देखो जो पहली योजना थी उसका मॉडल की अगर हम बात करें, कुछ योजनाओं को अलग अलग नाम से जानते हैं। बेसिकली कृषि योजना पहली है, औद्योगिक योजना दूसरी है। इस तरह से याद रखिए, गाडगिल योजना हमेशा तीसरी योजना को कहा जाता है। DR गाडगिल जो थे वो हमारे, जब तीसरी योजना का समय था उस समय प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे। इसको गाडगिल योजना का नाम दिया गया। वैसे यह मॉडल भी पूछ लिए जाते हैं। देखो जो पहली प्लानिंग बनी थी उसमें हम कहते हैं कि सर उसको कहते हैं हेरोड डॉमर मॉडल। पहली प्लानिंग जो थी सर उसको कहते हैं हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। जो दूसरी प्लानिंग थी उसे कहते हैं फेल्डमैन महालोनोबिस मॉडल। फेल्डमैन महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी। जो तीसरी योजना थी याद रखिएगा उसे हम कहते हैं कि सर वो सुखमोय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। सुखमोय चक्रवर्ती मॉडल जो था, चलिए देखिएगा, चक्रवर्ती मॉडल जो भी है स्पेलिंग देख लेंगे, उस पर आधारित थी। जो चौथी योजना थी उसको याद रखेंगे भाई यहां पर, अरुण कृष्णन मेनन, अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी। अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी।
और जो पांचवी योजना है वो डीपी धर मॉडल पर थी। जनरली इन्हीं 5 के मॉडल पूछे जाते हैं, तो इसमें याद रखिएगा इन मॉडल्स के नाम भी। कौन सा नीति आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता? मैंने बताया 4 मिनिस्टर्स इसके सदस्य होते हैं सर, और उसमें आपने बताया वित्त मंत्री होता है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री। याद रखना है कि रेलवे मिनिस्टर जो है वो नीति आयोग का सदस्य नहीं होता। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो जवाब मिल चुका है सर, डीपी धर 5वें मॉडल को कहा गया है सुखमोय चक्रवर्ती, तीसरे को पीसी महालनोबिस, दूसरे को अशोक रुद्र मेनन कहा गया है, चौथे को इस हिसाब से तीसरी योजना का मॉडल सुखमोय चक्रवर्ती हुआ। नीति आयोग द्वारा पेश किया गया पहला 15 साल का रोड मैप जो है वो कब से कब तक का है? क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को बदलकर 15 वर्षीय योजनाएं लाई गई हैं देश में, याद रखना। और पहली 15 वर्षीय, देखो जो 12वीं योजना थी पंचवर्षीय आखिरी वाली, 2012 से लेकर 2017 तक चली थी, याद होगा आपको, ये आखिरी थी 12वीं। और अब जो आई है पहली 15 वर्षीय, वो 2017 से लेकर 2032 तक चलेगी। इसको याद रखिएगा, 15 वर्षीय योजना बनानी शुरू कर दी है। आर्थिक नियोजन किस सूची का एक विषय है? याद रखा आपने, बताया मैंने, केंद्र और राज्य, क्योंकि दोनों बना सकते हैं सर, ये कॉन्करेंट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? तो याद रहेगा सर, हमने सोवियत संघ से लिया है, यानी सोवियत योजना पर आधारित है भारत की पंचवर्षीय योजना। भारत का योजना आयोग किस प्रकार का निकाय था? तो आपको पता है, चाहे योजना आयोग हो, चाहे हमारा नीति आयोग हो, या फिर एनडीसी हो, ये तीनों आयोग जो हैं इसको हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक कहते हैं। मानव संसाधन विकास किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो, जो छठी योजना थी वो आधुनिकीकरण पर थी, जो 8वीं योजना थी वो मानव संसाधन पर थी, जो 7वीं थी वो क्षेत्रीय असंतुलन पर थी, और जो 10वीं थी, याद रखिएगा, वो इक्विटेबल डेवलपमेंट यानी समानवीय विकास पर आधारित थी। अब कहेंगे सर, समानवीय विकास के बारे में बात की गई थी, इसका मतलब मानव संसाधन विकास 8वीं योजना में थी, और 8वीं योजना जो थी 1992 से लेकर 97 तक थी। इसका टाइम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है 8वीं के लिए, और इसी में भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किया गया था। अगला है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई थी? तो जब योजनाएं चल रही थी और योजना को बीच में 1 साल पहले रोक दिया गया, ऐसा किया गया था किस योजना में? चलिए, तो वो योजना जो एक्चुअल में याद रखिएगा, तो आप कहोगे सर वो 5वीं योजना थी, जब कांग्रेस में हार गई, इंदिरा गांधी सरकार हार गई, और उसके बाद जब सरकार बनी मोरारजी देसाई की, तो इस प्लान को बीच में रोक दिया, तो जो बाद में पूरा करवाया गया फिर से। लेकिन सवाल हमेशा बनता है 1 वर्ष पूर्व के बारे में। भारत में योजनाएं बनाने का क्या उद्देश्य है? देखो, योजनाओं का उद्देश्य है, देखो, देश में आय बढ़ जाए, लोगों की औसत आय बढ़ जाए, देश में रोजगार हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, देश का विकास हो जाए, देश आधुनिक बन जाए। ये सारे मुद्दे हैं हमारे पास योजनाएं बनाने के लिए। इसका मतलब ये है कि सारी की सारी बातें सही हैं, ग्रोथ हो जाए, गरीबी उन्मूलन, रोजगार हो जाए। इसीलिए भारत में रोलिंग योजना कब शुरू की गई? देखो, जब हमने कहा कि जनता पार्टी आई, ये भी पूछ लेता है रोलिंग योजना कौन लेकर आया था, तो एक जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। तो जनता पार्टी यानी मोरारजी देसाई थे उसके प्रधानमंत्री, उनकी अध्यक्षता में ये बनी थी सरकार, और इसके मोरारजी देसाई थे। उन्होंने क्या करा था, 1978 से लेकर जो छठा प्लान शुरू करा था 83 तक के लिए, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रोलिंग प्लान। ये कोई अलग से टाइम नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट का नाम है। टाइम तो 1 साल का या 5 साल का जनरली होता है। अब ये जो प्लान चला था इंदिरा गांधी के आने के बाद, ये 70 से 78 से चला, तो लेकिन 80 में जाके रुक गया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। तो इसलिए हम इसको 78 से शुरू करते हैं, या फिर 78 से लेकर 80 तक का समय जो था, जो कि मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की अध्यक्षता वाली सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार, उसे कहा जाता है। होपफुली आप एक एक बात समझ गए होंगे। अच्छा, भारत में, अच्छा, अगर 11वीं और 12वीं के बारे में बात कर ली जाए,
देखो जो 11वीं योजना थी उसमें क्योंकि रह गया, बाकी सारे हो चुके, तो इसमें ये कहा गया था सतत विकास के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत और समावेशी विकास, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी 11वीं योजना में। और जो 12वीं योजना है इसके बारे में भी याद रखना, इसमें यही प्लान था लेकिन बस उसको तेज कर दिया, तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, ये कर दिया गया था इस 12वीं योजना में। तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास कर दिया गया था जब 12वीं योजना लाई गई थी। आगे बढ़ते हैं सर अगले सवाल पर। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को निर्धारित करने के लिए जो प्रति व्यक्ति कैलोरी की बात की गई है वो कितनी है? देखो एक तो ये सवाल आता है कि कौन सी कमेटी ने की थी। वाई के अलग कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने देखो ये कैलोरीज की बात की थी। उसने क्या कहा था, देखो अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है और दिन के 2100 कैलोरी, एक दिन की 2100 कैलोरी चाहिए, और अगर गांव में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, तो उसे एक दिन में 2400 कैलोरी चाहिए। ये कैलोरी के अकॉर्डिंग पैरामीटर है। अब क्योंकि सवाल में ग्रामीण क्षेत्र पूछा है तो जवाब 2400 होगा, शहरी पूछेगा तो 2100 होगा, बाकी पॉसिबल नहीं है। कौन सी समिति है जो भारत के शहरों में गरीब परिवारों की पहचान करती है? देखो बीपीएल परिवारों की पहचान करती है। तो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है, और इसकी पहचान करने के लिए हमने दो कमेटियां बनाई। शहर में इस कमेटी की पहचान करने के लिए एस.आर. हाशिम कमेटी बनाई गई, एस.आर. हाशिम कमेटी, और गांव में इसकी पहचान करने के लिए पी.सी. सक्सेना कमेटी बनाई गई। तो अब आपको दोनों को याद रखना है क्योंकि हर बार सेम क्वेश्चन तो नहीं बन सकता सर। अगर अब की बार नगर की पूछा, शहरों का पूछा है तो हाशिम कमेटी कह देंगे, अगर गांव का हो जाता तो बी फॉर सक्सेना कमेटी हो जाता। जवाब दोनों तैयार होने चाहिए। चक्रीय निर्धन किन्हें कहा जाता है? गरीब बहुत सारे लोग हैं देश में और भारत में गरीबी की संख्या काफी ज्यादा है। आपको याद रखना है कि भारत में लगभग 21.9% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा में आते हैं, लेकिन अगर आप इसको शहरी और अर्बन में डिवाइड करेंगे तो ये आंकड़ा बदल जाएगा। जो रूरल एंड पुअर है लगभग 13.7% शहरी में रहने वाले लोग गरीब हैं, और लगभग 25.7% जो है गांव में रहने वाले गरीब। औसत भारत का 21.9% आता है, लगभग 22% जो कभी गरीब हैं और कभी अमीर हैं, यानी उनका कोई फिक्स काम नहीं, फिक्स इनकम नहीं है, इसलिए कभी जब कमा लेते हैं तो गरीबी से बाहर, जब नहीं कमा पाते तो गरीब रहते हैं। इसको कहा गया है चक्रीय निर्धन। आय का वितरण किससे मापा जाता? अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को मापना है, देश में किस वर्ग में कितने लोगों के पास है, जैसे अभी एक रिपोर्ट कहती है, हमने करंट अफेयर में भी सवाल देखा है कि भारत की 1% आबादी के पास लगभग 40% देश का पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास है। तो कभी भी वितरण को मापने के लिए यूज करना हो तो उसे लॉरेंज कर्व कहते हैं सर। ये हेल्प करता है बताने में कि कितना पैसा कितने परसेंट आबादी के पास है। भारत ने गरीबी रेखा को मापने का फैसला किस पर किया है? देखो भारत में जो गरीबी रेखा बनाई जाती है, गरीबी रेखा को निर्धारित करता है वो योजना आयोग करता था, और अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग करता है। तो गरीबी की रेखा नीति आयोग मापता है, मापने की बात है। और जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो लाइन है इस समय, जो सी रंगाराजन कमेटी ने लाइन बनाई है, उसके अनुसार जो हमारे देश की गरीबी रेखा है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है तो दिन के 47 रुपए या फिर महीने के 1407 रुपए, महीने के 1407 या दिन के 47 रुपए। और अगर कोई गांव में रहता है मेरे भाई तो याद रखना दिन के 32 रुपए या महीने के 972 रुपए। तो ये जो बात कही गई है क्या है 972 या 1407, ये इनकम नहीं है, याद रखना ये एक व्यक्ति के खर्च की बात है कि वो एक दिन में या एक महीने में कितना खर्च करता है। इस आधार पर ही नीति आयोग गरीबी रेखा बनाता है। भारत में किस समिति के आधार पर गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? देखो गरीबी से संबंधित कमेटियों की बात करूं अगर मैं, तो आपको याद ये रखना है सर, एक आई थी रथ और दांडेकर कमेटी। अगर पूछे कि इसका संबंध किससे है तो मेरे भाई याद रखना ये भी गरीबी से आती है सर। अगर पूछता वाई के अलग कमेटी तो ये भी गरीबी से आती है। अगर पूछे सुरेश तेंदुलकर कमेटी तो याद रखना मेरे दोस्त ये भी गरीबी से आती है। पता होना चाहिए ना,
सी रंगाराजन कमेटी की बात करें तो ये भी गरीबी से है। पीसी सक्सेना कमेटी की बात करें तो गरीबी से है। एस आर हाशिम कमेटी की बात करें तो भी गरीबी से है। और लकड़ावाला कमेटी के बारे में बात करें, डीटी लकड़ावाला पूरा नाम है इनका, डीटी लकड़ावाला कमेटी के बारे में बात करें तो ये भी आपके पास गरीबी से है। तो इनमें से कोई भी कमेटी का संबंध पूछे गरीबी के मामले में तो सही जवाब होगा लकड़ावाला कमेटी है सर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्यों अपनाई जाती है? देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, जब हमें राशन की दुकान से, आपने देखा होगा कि गरीब परिवारों का राशन कार्ड होता है और वो राशन लेने के लिए महीने में एक बार जाते हैं, कुछ पैसे देते हैं और राशन ले आते हैं। 2 रुपए किलो में गेहूं और 3 रुपए किलो में चावल मिल जाता है। तो क्यों अपनाया गया होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को? इसीलिए अपनाया गया, इन्हें कहते हैं उचित दर दुकान, फेयर प्राइस शॉप कहते हैं सर। और ये जो चलता है, ये फूड सिक्योरिटी मिल जाए गरीब परिवारों को, इसलिए अपनाया गया। और याद रखना, इसको पीडीएस भी कहते हैं, इसी को कभी आरपीडीएस, रिवाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या टीपीडीएस भी कहते हैं सर इसे, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बात एक ही है तीनों में, मकसद एक है, चीजें बदली हैं समय के हिसाब से, और इसको लाया गया है फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से। ये जो अनाज मिलता है, ये अनाज देती है केंद्र सरकार, याद रखिएगा, ये अनाज देती है केंद्र सरकार का अनाज होता है, लेकिन इसका वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ये केंद्र की तरफ से मिलता है राज्य को, राज्य लोगों को बांट देता है। इसको ही याद रखेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन है। भारत में क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन के हिसाब से जो बेरोजगारी अभी चल रही है, मैंने बताया, सॉरी, गरीबी की बात चल रही है, तो क्या है, 47 रुपए शहर में और 32 रुपए गांव में, ये वाली लाइन जो है भारत में चल रही है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन व्यय के हिसाब से। ब्रेन ड्रेन का संबंध किस बेरोजगारी से है? जब कोई इंसान टैलेंटेड हो, स्किल्ड हो, और वो स्किल्ड जो व्यक्ति है, जो उसकी स्किल है, वो हम किसी और जगह पर शिफ्ट कर दे, स्विच कर दें, इंडिया का व्यक्ति अमेरिका जाके काम करे, बिहार का व्यक्ति गुजरात जाके काम करे, तो इसका मतलब ये है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर जाता है तो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट से इसका संबंध बन जाता है शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि वो शिक्षित व्यक्ति जो स्किल्ड व्यक्ति है उसका ड्रेन हो जाता है, वो कहीं और स्विच कर जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या में काम करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत को क्या जाता है? हमारे देश की कुल आबादी अगर मान लीजिए 140 करोड़ है और उसमें से देश में से 50 करोड़ लोग काम करते हैं अगर, तो हम ये कहेंगे कि देश की आबादी का लगभग 30 से 35% लोग काम करते हैं। तो कुल जितने लोग काम करने वाले हैं देश में, उसे कहते हैं पार्टिसिपेशन रेट, यानी सहभागिता दर कहते हैं। इसको निकाला जाता है देश की कुल आबादी में से। निम्नलिखित में कौन सी अल्प रोजगार की स्थिति को कहा जाता है? देखो, अल्प रोजगार या अर्ध रोजगार भी कहते हैं इसे। ये जो अल्प या अर्ध रोजगार है, इसका क्या मतलब है? इसका देखो मतलब ये है कि भाई चलिए भाई, तो अल्प रोजगार या अर्ध रोजगार किसे कहते हैं? आधा रोजगार। जब कोई इंसान पार्ट टाइम जॉब करता है, जब कोई इंसान पार्ट टाइम काम करता है, तो उसके पार्ट टाइम काम करना या फिर जो उसकी एबिलिटी है उससे कम काम करता है, योग्यता से कम काम करना। तो योग्यता से कम काम करना हो या पार्ट टाइम में काम करना हो, यानी हाई स्किल्ड पर्सन जो है वो लो पेइंग जॉब करने लगे अगर, तो सर उसी को कहा जाता है अल्प रोजगार। प्रवृत्त या छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं? देखो, जब किसी काम को करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता हो सर, उससे कम लोग उस काम को करें तो अच्छी बात है, बट जब उसको ज्यादा लोग करें तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कृषि में और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है कि वहां पर जो लोग काम करते हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, उनकी जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादकता है सीमांत, उस लेबर की एक्स्ट्रा वाली की वो जीरो के बराबर है। यानी वो बेसिकली कोई काम नहीं कर रहा है वहां पर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो अगर जीरो है तो आप उसी को कहोगे वो छिपी हुई बेरोजगारी माना गया। या इसी को दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कुछ लोगों को काम पे से हटा दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि सवाल में देखो ध्यान से, छिपी बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो सवाल का जवाब वही होगा, जब किसी काम में से कुछ लोगों को हटाया जाए या किसी काम को जब कम लोग कर सकते हैं, तो उस काम में अगर ज्यादा लोग जुड़ गए सर, वही बात है फिर से
छिपी बेरोजगारी, हिडन या डिस्गाइज कहते हैं। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है, यानी बजट से एक दिन पहले। बजट अमूमन फरवरी के पहले वर्किंग डे को आता है। प्रथम कार्य दिवस होता है जो फरवरी महीने का, इस दिन बजट पेश किया जाता है। याद रखना, जो बजट लाता है वो वित्त मंत्री लेकर आता है, देश का वित्त मंत्री पेश करता है। संसद के किसी भी सदन में, सामान्यतः लोकसभा में होता है, संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। और इससे एक दिन पहले जो रिपोर्ट आती है वो इकोनॉमिक सर्वे होता है। इस इकोनॉमिक सर्वे को वित्त मंत्रालय ही बनाता है और वित्त मंत्री ही पेश करते हैं सर्वे को भी, लेकिन ये गाइडेंस होती है मुख्य आर्थिक सलाहकार की, जो अभी अभी मैंने आपको बताया अनंता नागेश्वरन है सर, वो, और एक दिन पहले लाया जाता। तो वित्त मंत्रालय ही बजट और सर्वे दोनों बनाता है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में बजट की बात की गई है? देखो, तो संविधान के आर्टिकल 112 में बात की गई है बजट के बारे में, और बजट का नाम है आर्थिक वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारे देश के जो बजट है सर, उसमें इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, और इसको पेश किया जाता है और उसके बाद इसको पास कराती है संसद से, और संसद के पास करने से, संसद की मंजूरी मिलने के बाद नए साल यानी 1 अप्रैल से फिर ये लागू हो जाता है देश में। जो बजट है वो 1 अप्रैल से लागू होता है 112 में। भारत सरकार में बजट बनाने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? हमें यह तो पता चला कि कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है सर, लेकिन कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो याद रखना, हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के नाम से एक विभाग है, आर्थिक मामलों का विभाग है सर। इसका काम है बजट बनाना, और आर्थिक समीक्षा के लिए भी यही काम करता है। दोनों जिम्मेदारियां इसी की हैं। वित्त मंत्रालय में आता है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट किस दिन पेश किया जाता है? अब इजी लग रहे हैं सारे सवाल, क्योंकि अब हमें पता है। तो फरवरी महीने का जो पहला वर्किंग डे है, ये मुख्यतः सदन, किसी भी सदन में यानी लोकसभा या राज्यसभा में किया जा सकता है, और उसके बाद उसको पास कराया जाएगा। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? देखो, यहां कई सारे सवाल बनते हैं। जो पहला बजट आया था 1860 में, वो जेम्स विल्सन ने किया था, ठीक है। जो 1947 में बजट आया था, आजाद भारत में पहला, आर.के. शनमुगम चेट्टी ने पेश किया था, याद रखेंगे। जब हम बात करते हैं 1950 यानी भारत के गणतंत्र होने पर पहला बजट, जॉन मथाई लेकर आए थे। ये पहला रेल बजट भी लाए थे उससे पहले जॉन मथाई। अगर हम बात करें पहली महिला द्वारा बजट, महिलाओं के द्वारा पहला बजट, तो 1970 में इंदिरा गांधी लेकर आई थी, जो महिला के द्वारा पहला बजट था। जो पहला डिजिटल बजट आया है 2021 में, जो पहला डिजिटल है, वो निर्मला सीतारमन जी लेकर आई हैं। तो इस तरीके के सवाल जो याद रखेंगे, तो जेम्स विल्सन के समय भारत में पहला बजट पेश किया गया था उनके द्वारा। बजट की अधिकतम संख्या किसके द्वारा पेश की गई है अब तक, यानी सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो जो देश का केंद्रीय बजट है सर, मोरारजी देसाई के नाम, जिन्होंने अब तक 10 बार बजट पेश किया है, और ये उनके नाम रिकॉर्ड है, अभी तक सबसे ज्यादा है। भारत सरकार ने किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था? यानी कि देखो, पहले सवाल समझना, जो पहली बार रेल का बजट आया था, पहली रेल बजट जो लाया गया था, वो 1924 में लेकर आया था, जॉन मथाई ने ही पेश किया था। उस समय रेलवे का विभाग था उनके पास। और जो आखिरी रेल बजट आया है, अंतिम रेल बजट आया है, वो अंतिम वाला 2016 में आया है, जब सुरेश प्रभु, उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे, सुरेश प्रभु के नाम से। और इसका मतलब 2017 में जो रेलवे का बजट और आम बजट है, ये दोनों जुड़ गए, मर्ज हो गए, तब से आना बंद हो गया। और 2017 से ही सर एक और काम हुआ, रेलवे का बजट बंद हो गया। और 2017 से पहले क्या था, बजट फरवरी के अंतिम दिन आता था। 2017 से पहले फरवरी के अंतिम दिन जो था वो बजट आता था, लेकिन जो 2017 से ही हमने क्या करा, अंतिम की जगह प्रथम कर दिया। ये दो बड़े बदलाव उस साल हुए थे 2017 में। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने पहली बार पेपरलेस यानी कि डिजिटल बजट पेश किया था। तो पहली बार पेपरलेस कोरोना के बाद, यानी कि 2021 का बजट जो निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया था, वो पेपरलेस बजट था। भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन बनी थी?
प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने इस बजट को पेश करा वित्त मंत्री के ना होने पर, और वो है इंदिरा गांधी 1970 में। आजादी के बाद भारत में बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो मैंने बताया आजादी के बाद पहले व्यक्ति हैं जो 26 नवंबर 1947 को बजट आया था, आर के शनमुगम चेट्टी, यानी आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री, गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई ने 1950 में किया। भारत में किस समिति ने रेल बजट और आम बजट को अलग करने की सिफारिश की थी? देखो, एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था एकवर्थ कमेटी। यह समिति 1921 में रिपोर्ट जमा की, इसने 1921 में अपनी रिपोर्ट जमा करी, और उस रिपोर्ट जो दी उसमें कहा कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दो। फिर 1924 में हमने क्या करा, उन दोनों बजटों को अलग अलग कर दिया, आपने देखा अभी। और फिर अगर पूछे कि विलय करने को किसने कहा, मर्ज करने को किसने कहा, तो नीति आयोग या फिर नीति आयोग के ही एक सदस्य हैं विवेक देबरॉय। तो विवेक देबरॉय कमेटी जो बनी मेरे भाई, उसने बोला कि नहीं, अब इसको जो है एक जगह कर दो, अलग मत करो। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? देखो, इसे शॉर्ट में एफआरबीएम कहते हैं, यानी बजट घाटे को कंट्रोल करना। बजट में जो घाटा है लगातार बढ़ता चला जा रहा, उसको नियंत्रित करना। तो बजट घाटे का नियंत्रण करने के लिए कानून लाया गया, जो कानून 2003 में पास हुआ या बना, 2003 में बना, में पास हुआ, और 2004 में अगले साल इसको लागू किया गया। और इसमें यह कहा गया कि जो हमारा बजट है, उस बजट में जो हमारा राजस्व घाटा है उसको शून्य पहुंचाना है, उसका लक्ष्य रखा गया कि वो शून्य करना है। और जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, उसको 3% पर लाना है। ये दो लक्ष्य थे हमारे कि पहले इसको खत्म करना, इसको 3 पर पहुंचाना, इसलिए कानून लाया गया। पूछे लागू कब हुआ, तो 2004 में, पास हुआ 2003 में। 15वें वित्त आयोग के अनुसार भारत में राज्यों को कितना मिलना चाहिए केंद्र के हिस्से का? देखो, मैंने आपको अभी बताया कि जो 15वें वित्त आयोग है सर, उसके अध्यक्ष का नाम है नंद किशोर सिंह, और जो 15वां ये है, इसको बनाया गया था 27 नवंबर 2017 को। ये 2021 से 2026 के 5 सालों में पैसे का बंटवारा करेगा, और यहां पर यह कहा गया कि केंद्र जो है अपनी इनकम का 41% राज्यों को दे दे। कितना? 41% केंद्र अपनी इनकम का राज्यों को दे दे। केंद्रीय बजट में जो व्यय किया जाता है उसमें सबसे बड़ी मद कौन सी है? सारे व्यय की बात करें अगर केंद्र के, तो सबसे बड़ा जो पेमेंट होती है सर, लगभग मैंने बताऊं कि 20, कुल व्यय का 20%, कुल व्यय का 1/5 भाग, कुल व्यय का 20% लगभग सिर्फ ब्याज देने में चला जाता है, जो कि इस बार की वैल्यू है लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास। यह है सबसे बड़ी मद जो खर्च होती है। भारत में राष्ट्रीय आय जब निकाली जाती है तो उसकी जगह जो आधार वर्ष है वो अब क्या होता है? जब हम राष्ट्रीय आय करते हैं, यानी एक देश के सभी नागरिकों ने एक वर्ष में जो इनकम कमाई है, एक वर्ष में उसका जो बेस ईयर लिया जाता है, जिससे तुलना करके निकाला जाता है, वो वर्ष है 2011 और 12। इससे निकाली जाती है देश की जीडीपी और राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? देखो, भारत में जब राष्ट्रीय आय निकाली गई सबसे पहले, यहां पर कई सारे नाम आते हैं, लेकिन आपको याद ये रखना है, जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकाली गई वो दादा भाई नौरोजी ने निकाली। उनकी एक किताब भी आई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब को याद रखिएगा। और भारत की उस समय की प्रति व्यक्ति आय जो थी 19 रुपए या 20 रुपए मानते हैं उसे, यानी भारत में एक व्यक्ति की एक साल की आय 20 रुपए थी। जो VKRV राव है, इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से राष्ट्रीय आय निकाली थी। वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक विधि से जब बात होगी राष्ट्रीय आय निकालने की, वैज्ञानिक विधि से जो राष्ट्रीय आय निकलेगी, तो सर उसे क्या कहा जाएगा? उसे VKRV राव ने निकाला सबसे पहले। और जो पहली बार, याद रखिएगा, पहली राष्ट्रीय आय समिति बनी, तो पहली राष्ट्रीय आय समिति जो बनी उसके अध्यक्ष बने। तो राष्ट्रीय आय समिति जो बनी उसके अध्यक्ष कौन बने थे, याद रखना, तो वो बने थे PC महालनोबिस। 3 अलग अलग नाम है ये, और 3 अलग अलग सवालों के जवाब हो जाएंगे। 1949 में जब राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई तो उसके अध्यक्ष किसको बनाया? अभी अभी देखो, याद किया हमने, जब 1949 में राष्ट्रीय आय समिति बनी सर, तो PC महालनोबिस को उसका अध्यक्ष बनाया। भारत की राष्ट्रीय आय को कौन अनुमानित करता है?
तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए एक हमारे पास संगठन है जिसको सीएसओ कहते हैं, और इसी सीएसओ का नाम अब एनएसओ भी कहा जाता है। और ये सीएसओ या एनएसओ जो 1952 से काम कर रहा है देश में, 1952 में बना था सर, यही एनएसओ है जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? अभी अभी हमने इस सवाल की बात की, वैज्ञानिक दृष्टि से बात की जाए तो वीके आरवी राव ने की थी। वैसे अगर मैं बताऊं सर, अभी भारत की जीडीपी लगभग कितनी है, तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। ये चेंज होती है, कोई एग्जैक्टली फिक्स याद मत करना। और इस हिसाब से हम भारत जो है 5वीं सर्वाधिक है पूरी दुनिया के देशों में, 5वीं सबसे ज्यादा। अगर हम बात करें तो जल्दी हम चौथे पर आने वाले हैं बेसिकली, लेकिन अभी क्योंकि पुराना डेटा याद करना जरूरी है, बिल्कुल लेटेस्ट नहीं कर सकते आप तुरंत वाला, तो याद रखें अभी हम 5वें नंबर पर हैं वर्ल्ड के अंदर। एक देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? औसत आय को कैसे निकाला जाता है? देखो याद रखिएगा, एक औसत आय कैसे निकलती है सर, जब पूरे देश की आय होती है राष्ट्रीय आय, जब हम उसको देश की कुल जनसंख्या से भाग कर दें, देश की कुल जनसंख्या से भाग कर दें अगर, तब उसको निकाला जाता है एक व्यक्ति की औसत आय। तो जब हम देश की निबल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करें, याद रखना बच्चे, बूढ़े, सीनियर सिटीजन कोई भी हो सर, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सरकार द्वारा आर्थिक सहायता किसे दी जाती है? देखो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता इसलिए दी जाती है ताकि जो गरीब लोग हैं, जैसे सिलेंडर दिया जाता है उस पर सब्सिडी होती है, जो खाना अनाज है उस पर सब्सिडी होती है, बिजली पर भी काफी हद तक सब्सिडी होती है। तो ये इसलिए कि जो गरीब लोग हैं सर, वो भी उस चीज को ले सके, उनके लिए भी वो चीज अवेलेबल हो सके जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। राष्ट्रीय आय का आकलन किस विधि से नहीं किया जाता है देश में? देखो जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है उसके 3 विधि हैं, आय विधि है, व्यय विधि है और उत्पाद विधि है। आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि 3 विधि है बेसिकली। और व्यय को कई बार उपभोग भी कहते हैं और उत्पाद विधि को हम मूल्य वृद्धि भी कहते हैं। अगर नाम बदल भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास ये 3 ही विधियां हैं। अब इसमें हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट नाम का कोई ऐसा मेथड नहीं है, इन्वेस्टमेंट के नाम का मेथड नहीं है, सेविंग्स के नाम का मेथड नहीं है, मैट्रिक्स का मेथड नहीं है कोई। आय, व्यय और उत्पाद 3 ही विधियां हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अवधारणा दी थी? अब यहां पर वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, विश्व स्तर पर सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय की बात की थी? तो सर विलियम पैटी हैं, यहां पर ब्रिटेन से आते हैं जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की बात की थी। दिए गए विकल्प में राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया जाएगा? देखो जो इनकम हमने किसी के बदले कमाई है, किराया कमाया, किराया कमाया है, इंटरेस्ट कमाया है, वेजेस और सैलरी कमाई है, जो रॉयल्टी कमाई है, कमीशन कमाया है, ये सब राष्ट्रीय आय में जुड़ता है। लेकिन जो लॉटरी है, जो पॉकेट मनी है, जो ब्लैक मनी है, जो हमें पेंशन मिल गई है, जो सब्सिडी मिली, स्कॉलरशिप मिली है, ये सब हमारा नहीं जुड़ता। या किसी ने मदद की है तो जो भूकंप पीड़ित है उनकी मदद नहीं जुड़ती है, जो बच्चों को पॉकेट मनी दी नहीं जुड़ती, लॉटरी नहीं जुड़ती। अगर नए घर का कंस्ट्रक्शन, तो उससे जो कमाया जाएगा वो सारा जोड़ा जाए। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय किसको शामिल नहीं किया जाता? मैंने बताया। अब एक शिक्षक सेवाएं दे रहा वो जुड़ेगा, डॉक्टर सेवा दे रहा वो भी जुड़ेगा, कोई नौकरानी दे रही है वो भी जुड़ेगा। लेकिन जब एक हाउस वाइफ खुद अपने घर में काम कर रही है तो सर उसकी वैल्यू को नहीं जोड़ा जाए। औसत आय को और किस नाम से जाना जाता है? ये टीआरई 1 का क्वेश्चन है मेरे भाई। टीआरई 1 में ये सवाल पूछा गया, और जरा सवाल का लेवल देख के बताइए। सर हम तो फॉर्मूला तक याद कर चुके हैं, और यहां बस पूछ रहा औसत आय जो होती है उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? अब सरकारी खर्च कौन करता है सर? सरकार में कौन सा मंत्रालय होगा? फिनांस मिनिस्ट्री होगी, वित्त मंत्रालय होगा, जो इस समय निर्मला सीतारमण जी पर है। जीडीपी एक विशेष वर्ग में क्या है? विशेष वर्ग का मतलब विशेष समय की बात हो रही है सर, एक पर्टिकुलर समय के बारे में बात हो रही है, विशेष वर्ष की बात हो रही है। और इस वर्ष में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विस जो कंप्लीट हैं, बीच में नहीं है, याद रखिएगा, जब हम सारी फाइनल गुड्स और सर्विसेज ले लेते हैं सर, एक वर्ष में कितना उत्पादन किया गया, उसी से हम देश की जीडीपी या राष्ट्रीय आय निकालते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? देखो सबसे ज्यादा लोग रोजगार प्राप्त करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि वाले क्षेत्र में। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा
जो इनकम के बारे में बात होती है मेरे भाई, वो सेवा क्षेत्र यानी जिसको हमने सर तृतीयक क्षेत्र कहना है, सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर कहना है, यहां से लगभग 54-55% इनकम है देश के अंदर जो आती है। और यहां पर जो कृषि है वहां से लगभग 14 से 15% इनकम आती है और लगभग 29 से 30% इनकम द्वितीयक से आती है। तो डी आंसर होगा। ग्रीन नेशनल इनकम क्या होता है? देखो आजकल नेशनल इनकम को निकाला जाता है, लेकिन आजकल हर चीज को हम देखते हैं इफेक्ट जो पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। तो जितना इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है और एनवायरनमेंट को हमारा लॉस हो रहा है किसी भी उद्योग को लगाने से, कृषि में कोई नए केमिकल को यूज करने से, तो उससे इनकम बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन उससे जो नेगेटिव इफेक्ट होगा हमारे एनवायरनमेंट पर, उसको जब एडजस्ट कर लेंगे अकाउंट्स में, उसके बाद ग्रीन हो जाएगा। NSSO जो गरीबी और बेरोजगारी है उसके आंकड़े जो होते हैं सर, गरीबी के बेरोजगारी के आंकड़े जो होते हैं वो NSSO ही कलेक्ट करता है। और जो NSSO है याद रखिएगा 1951 में बना है, और ये NSSO जो है अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसी वाले मंत्रालय में ही काम करता है, NSSO। अब इसी को NSO कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन से दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना करने के लिए काम सबसे बेहतर है? अगर मुझे इंडिया और पाकिस्तान की तुलना करनी हो, या इंडिया से बांग्लादेश की तुलना, या इंडिया को अमेरिका से तुलना करनी हो, देश की टोटल इनकम से नहीं देखा जाएगा, बल्कि देखा जाएगा यहाँ की प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उत्पाद से एवरेज को देखा जाएगा हमेशा कंपेयर करने में। अदृश्य बेरोजगारी कैसी होती है? देखो हमेशा याद रखो, जो अपनी मर्जी से इंसान काम नहीं करता, जब कोई इंसान अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करता, खुद बेरोजगार है, वो वॉलंटरी है, ये बेरोजगारी में गिना ही नहीं जाता है। और जब फ्रिक्शनल है, जब वो जॉब के बीच में बेरोजगार हो जाता है, मौसम, ये सब इनवॉलंटरी है। तो अदृश्य बेरोजगारी हो या दुनिया की कोई भी बेरोजगारी हो, वो सारी इनवॉलंटरी अदृश्य होती हैं, सिर्फ जब अपनी इच्छा को छोड़कर हो बात। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है? जब एक इंसान के पास पूंजी की पर्याप्त मात्रा नहीं होती, उसके पास एबिलिटी है लेकिन पैसा कम है, और इसलिए वो जो रिक्वायर्ड है वो पूरा नहीं कर पा रहा, सर उसी को स्ट्रक्चरल कहते हैं, संरचनात्मक कहते हैं। जो पूंजी की कमी के कारण हो, तकनीक में परिवर्तन होने के कारण हो, चाहे वो पूंजी की कमी से हो, तकनीक में परिवर्तन की वजह से हो, चाहे वो यहां पर मांग में परिवर्तन से हो, मांग जो लोगों का तरीका है वो बदल जाए, इन सब वजह से जो निकल कर आती है, यानी जहां पर श्रमिक और काम में मिसमैच हो जाए, सर उसी को स्ट्रक्चरल कहते हैं। गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, सर्वे करता है, डेटा कलेक्ट करता है? देखो ये सवाल TRE 1 में पूछा गया था, लेकर कंफ्यूजन थी इस बात को कि इसमें कौन सा सही होगा। अब पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात का, BPSC ने सही आंसर क्या माना, लोगों का ऑब्जेक्शन भी था उस पर जवाब है कि संगठन सर्वेक्षण करना, सर्वे कंडक्ट करने का काम NSSO का है, उसके आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण करने का काम नीति आयोग का है, किस राज्य में कितने गरीब हैं इसको बताने का काम नीति आयोग का है। तो ये सर्वेक्षण है, सर्वे है डेटा का। रॉबिन हुड इफेक्ट क्या होता है? आपने रॉबिन हुड पांडे सुना होगा, रॉबिन हुड वर्ड सुना होगा। जब अमीरों से लेकर गरीबों को बांट दिया जाए, जो ज्यादा पैसे वाले उनसे लिया जाए, जिनके पास कम उनको दिया जाए, इससे जो आय की असमानता है वो बराबर होने लगेगी, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इसको ही रॉबिन हुड इफेक्ट का नाम दिया गया है। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी है? यानी कि जो गरीब हैं वो गरीबी की रेखा में घूमते रहते हैं, और हमेशा गरीब है क्योंकि उनके पास आय कम है, इसलिए उनकी बचत कम है, उनका इन्वेस्टमेंट कम है, उनकी नई आय भी कम है, और वो इसी कारण से रह जाते हैं। ये रैगनर नक्स के द्वारा, प्रोफेसर रैगनर नक्स ने दिया है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? देखो हमारे यहाँ राज्यों के अनुसार हमेशा ये डिफाइन किया जाता है कि मिनिमम मजदूरी क्या होने वाली है। इंडस्ट्रियल लॉज, लेबर लॉज आते हैं। 1948 में हमारे देश में पहली बार मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लाया गया, न्यूनतम मजदूरी। गिनी गुणांक क्या चीज मापता है? देखो एक कॉराड गिनी नाम के व्यक्ति के नाम पर है। जब आय की असमानता को मापना हो नंबर्स के माध्यम से, तो लॉरेंस कर्व हो या फिर ये
गिनी कोएफिशिएंट हो सर, ये आय की असमानता यानी इनकम इनइक्वालिटी को मापता है, रीजनल नहीं, इनकम इनइक्वालिटी को मापता है गिनी कोएफिशिएंट। वह दर जिस पर बैंक ग्राहक को ऋण देने के लिए सदैव तैयार रहता है, जहां जोखिम शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? यानी जहां रिस्क ना हो, जहां जोखिम ना हो, जब उन बैंक ग्राहकों को लोन दिया जाता है तो उनको लोन देने को ही सर हम प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं। जो बेस रेट होता है एक्चुअल में, इसका मतलब होता है बैंक जिस मिनिमम रेट से कम पर लोन नहीं दे सकता ग्राहक को, वो सबसे कम रेट जिस पर लोन देता है ग्राहक को बैंक, उसे बेस रेट कहते हैं। और जो हमारे सेविंग अकाउंट पे मिलता है वो सेविंग बैंक रेट, उसमें तो कोई बात नहीं है भाई, प्राइम लेंडिंग रेट। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण देना होता है। जो बैंक में ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और उनको लोन देना मैंडेटरी है, तो एक कानून के तहत उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, लोन दिया जाता है कि टोटल लोन का 40% हमें क्या करना होगा, इसमें कृषि में, माइक्रो, वीकर, इस तरह के क्षेत्रों में लोन देना होगा। यानी कि वो सेक्टर जो पिछड़े हुए हैं, इसमें स्टार्टअप भी आ सकता है, इसमें एजुकेशन, शिक्षा के लिए, इसमें गरीब में हाउसिंग के लिए ले सकते हैं, और भी तमाम कैटेगरीज शामिल है इसमें। लेकिन कुल लोन का 40% लोन जो है वो प्राथमिकता क्षेत्र में दिया जाता है, कुल ऋण का 40%। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं? एक बार मुझे बताइएगा, रिवर्स रेपो रेट। चलिए मेरे भाई बताइए मुझे, तो रिवर्स रेपो रेट क्या है सर? देखो, रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है? तो बैंक रेट में क्या होता है सर, बैंक रेट वर्ड, जब आरबीआई किसी बैंक को, जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है लंबे समय के लिए, दीर्घकाल के लिए, जब रेपो रेट क्या है सर, जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है अल्पकाल के लिए, आरबीआई देता है, याद रखना, कम समय। एमएसएफ रेट क्या है, जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है एक दिन के लिए। ठीक है, तो अब यहां रिवर्स रेपो क्या है, जिस रेट पर बैंक जो है वो आरबीआई को लोन देते हैं, जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों से उधार लेता है, यानी केंद्रीय बैंक लेता है, आरबीआई बैंकों से लेता है, वो उसमें रिवर्स रेपो हो जाता है। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब प्रधानमंत्री कौन था? देखो याद रखो, 1969 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उन बैंकों की संख्या 14 थी, तारीख 19 जुलाई 1969 थी। याद रखो, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस समय मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे। और उस समय 50 करोड़ रुपए की कैपिटल जिन बैंकों के पास थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसके लिए कानून अगले साल 1970 में पास किया गया था। तो अगर पूछे कि प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। और जब दूसरी बार किया गया, सेकेंड टाइम किया गया, तो याद रखना 6 बैंक थे सेकेंड टाइम में। और उस समय 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। उस समय भी देश में प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। और इस बार जो किया गया था उन बैंकों का जिनके पास 200 करोड़ रुपए कैपिटल थी। तो ये दोनों सवाल आगे याद रखना है। बैंकिंग सुधार करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? देखो, भारत में बैंकों में सुधार करने के लिए 1991 में और उसके बाद 1998 में दो बार एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है एम नरसिम्हन कमेटी। क्योंकि उस समय हमारे देश की इकोनॉमी में परिवर्तन हुए थे, इसको एम नरसिम्हन कमेटी कहते हैं, जिनके सुझाव को मान लिया गया था एम नरसिम्हन। जो आर एन मल्होत्रा कमेटी है, याद रखना, आर एन मल्होत्रा कमेटी है सर, ये मल्होत्रा वाली कमेटी जो है ये बीमा में सुधार करने के लिए आई थी। और जो विजय केलकर कमेटी है, ये आपके पास याद रखना, विजय केलकर के नाम से जो बी ऑप्शन है सर, ये टैक्स में सुधार करने के लिए। तो इस तरीके के सवाल बनेंगे। आपको एक भी बात, सिर्फ मुझे आंसर नहीं कर रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं कि बाकी के ऑप्शन क्या हो सकते हैं। और शिव रमन कमेटी जो आई थी वो नाबार्ड बनाने के लिए, इसलिए मैंने कहा ना, कुछ जरूरी चीजें याद होनी चाहिए। महात्मा गांधी की नई जो नोटों की श्रृंखला है उसमें 50 रुपए के नोट का रंग कैसा है? जो नया नोट आया है उसमें 500 के नोट का कलर क्या है? तो मेरे भाई याद रखिएगा,
जो 10 का नोट है वो चॉकलेट ब्राउन है। मैं आपको पूरा पेज दूंगा इसके साथ एक, जिसमें सारी बात मेंशन होगी। 10 का है चॉकलेट ब्राउन, 20 का है ग्रीनिश येलो, 50 का है फ्लोरिसेंट ब्लू, 100 का है लेवेंडर, 200 का है ब्राइट येलो, 500 का है स्टोन ग्रे और 2000 का होता था मेजेंटा। याद रखेंगे। 10 के नोट के पीछे क्या बना है? सूर्य मंदिर बना है। 20 के नोट के पीछे एलोरा कैव्स बनी हुई है, याद रखिएगा ध्यान से। 50 के नोट के पीछे हम्पी टेम्पल्स बने हैं। 100 रुपए के नोट के पीछे जो बना है वो रानी की वाव है। 200 के नोट के पीछे जो बना है सर वो सांची के स्तूप है। 500 के पीछे दिल्ली का लाल किला है और 2000 के पीछे जो था वो मंगलयान बना था। बस इतना याद रखना है। भारत की मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में हर 2 महीने में एक बार द्विमासिक आधार पर मौद्रिक नीति जो है उसकी समीक्षा की जाती है और ये साल में 2 महीने के आधार पर साल में 6 बार होती है और इसमें 6 सदस्यों की समिति होती है जिसका अध्यक्ष हमेशा आरबीआई का गवर्नर होता है। तो इसमें हमेशा आरबीआई का गवर्नर ही अध्यक्ष होता है। 6 सदस्यों की हो। मौद्रिक नीति समीक्षा कैसे की जाती है? अभी अभी मैंने आपको बताया, हर 2 महीने में एक बार, एक साल में 6 बार की जाती है। कौन सा सरकारी बैंक नहीं है इनमें से? सरकारी बैंक देश में 12 हैं। उन 12 के नाम पता हो तो फिर कोई भी जवाब आ सकता है सर। 12 बैंक जो वर्तमान में है, कैनरा बैंक है, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। उसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और उसके अलावा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज। ये कुल मिलाकर 12 हैं जिसमें फेडरल बैंक का नाम नहीं आता। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को संदर्भित करती है जहां पर क्या होता है। देखो, मुद्रा के आने से पहले क्या चलता था देश में? वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी जहां पर आप वस्तु के बदले ही वस्तु का लेन देन करते थे। और इसमें कहते हैं क्या खामी और कमी थी? दोहरे संयोग की कमी थी। जो हमारे पास डबल कोइंसिडेंस होता है उसकी कमी थी भाई, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई। तो इसके लिए कहा जाता बार्टर सिस्टम में दिक्कत थी। 2022 में आरबीआई ने एक एसडीएफ की शुरुआत की थी जिसके तहत आरबीआई बैंकों से लोन ले सकता था। और इस एसडीएफ का क्या मतलब है? देखो, इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ कहा जाता, सॉरी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं, एसडीएफ कहा जाता है। ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जो प्रायोजक बैंक हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में देखो, जो 50% है वो केंद्र सरकार लगाती है, जो 15% है वो राज्य की सरकार लगाती है, याद रखना। जो 35% है वो स्पॉन्सर यानी प्रायोजक बैंक लगाता है। और हमारे देश में 43 ग्रामीण बैंक हैं। जो पहला ग्रामीण बैंक था वो 2 अक्टूबर 1975 को बना था यूपी के मुरादाबाद में, जिसका नाम प्रथमा बैंक था। हमारे देश में ग्रामीण बैंकों को मैनेज करने के लिए नाबार्ड नाम का संगठन बना है, याद रखना, जो 1982 में बाद में बना था। ग्रामीण बैंक 75 में बने थे जिसके लिए एक्ट का आया था 1976 में। तो अब हमारे देश में गोवा और सिक्किम को छोड़कर सब जगहों पर है। बिहार में तो 2 हैं, याद रखना, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के नाम से प्रायोजक बैंक। एक्सिम बैंक का संबंध किससे है? याद रखना। देखो, नाबार्ड जो है देश में सर, उसका संबंध जो है वो कृषि से है। नाबार्ड कृषि से है। सिडबी जो है हमारे देश में, जिसका ऑफिस लखनऊ में है, वो लघु उद्योगों से संबंधित है। जो एक्सिम है, याद रखना, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी निर्यात आयात से संबंधित है। जो एनएचबी है वो हाउसिंग यानी आवास से। और जो एनएबीएफआईडी है, जो एनएबीएफआईडी है, याद रखना, ये पांचवा जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करता है। ये 5 है हमारे एआईएफआई। तो एक्सिम जो है वो किससे जुड़ा होगा सर? वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी होगी? तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए सर नाबार्ड काम करती है, जो 12 जुलाई 1982 को बना है। मुंबई में इसका मुख्यालय बना हुआ है और इसके अंदर याद रखिएगा भी केवी शाहजी के नाम से जो है वो इसके अध्यक्ष बने हैं। सिडबी की बात करें तो 1990 में बना है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। और याद रखना एस रमन इसके चेयरमैन है। एक्सिम जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के लिए काम करता है। सरकारी बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? देखो, सरकारी बैंक के अध्यक्ष का चयन करना यह काम बैंक बोर्ड ब्यूरो का है और इसको 2016 में बनाया गया। मुंबई में इसका ऑफिस बना हुआ है। 2016 में
सरकारी बैंक और सरकारी बीमा कंपनी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर एफएसआई भी कर दिया गया है, बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये। अगला क्वेश्चन है, रेपो रेट क्या होता है? तो क्या जानते हैं आप? जिस रेट पर आरबीआई देता है बैंक को, जिस पर वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है, नहीं भाई ये तो रिवर्स रेपो हो गया, जिस पर वाणिज्यिक बैंक लेते हैं आरबीआई से वो रेपो रेट होगा। कौन सा भारत में स्थापित होने वाला पहला ग्रामीण बैंक है? मैंने बताया 2 अक्टूबर 1975 को जो बना था सर, वो प्रथमा बैंक यूपी के मुरादाबाद में। बैंक की विफलता होने पर हमें जो 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है वो कौन देता है? तो याद रखेंगे, हमारे पास माफ कीजिएगा, जो लॉस हो जाए, अगर बैंक डूब जाए तो 5 लाख का बीमा हमें ये संस्था देती है, जो 1978 में बनी थी, 15 जुलाई 1978 को मुंबई में है, और आरबीआई का डिप्टी गवर्नर ही इसका चेयरमैन होता है। भारत में जो सिक्के हैं वो कौन जारी करता है? भारत में 1000 रुपए तक का सिक्का जारी किया जा सकता है, और ये सारे सिक्के जो कॉइन एक्ट 2011 में आते हैं सर, ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। और हमारे देश में 4 जगह ऐसी हैं जहां सिक्के बनाए जाते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा के अंदर। किस वर्ष में भारतीय मुद्रा की दशमलव पद्धति शुरू हुई? यानी जो पहले आना चला करता था वो 1 रुपए में 16 आने थे, तो आना की जगह पैसा जो है वो कब से आया है? तो आना की जगह जो पैसा है देश में वो कब से लाया गया? 1957 से। उससे पहले 1 रुपए 16 आने के बराबर होता था। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या है? देखो, पहला काम क्या है बैंकों का? पैसे जमा करना, उधार देना, और इससे मार्केट में फ्लो बनाना। जो पैसा जाएगा लोन के रूप में, बिजनेस के रूप में जाएगा आगे और खर्च करेगा, तो जमा करना, लोन देना और क्रेडिट क्रिएट करना, ये मुख्य काम है। कौन सा संगठन भारत में बीमा व्यवसाय के लिए काम करता है? तो जो भी बीमा से संबंधित काम होगा, बीमा से रिलेटेड होगा, वो आपको याद रखना इरडा करता है। जो शेयर बाजार से रिलेट होता है वो से भी करता है। तो जो आईआरडीए इरडा है, याद रखना, वो 1999 में बना है, हैदराबाद में उसका मुख्यालय है, ये भी याद रखना। देवाशीष पांडा नाम से इस समय इसके अध्यक्ष बने हैं। अभी के अध्यक्ष तो नहीं पूछता है वैसे आपसे लेवल पर। जो शेयर बाजार का सेबी है वो 1988 में बना है, मुंबई में है। इसकी अध्यक्ष बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई महिला बनी है, माधाभीपुरी बच है वो, याद रखना। तो इरडा बीमा कारोबार संभालता है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर, तो पहले भारतीय जो है वो सीडी देशमुख थे। जो पहले गवर्नर थे, फर्स्ट थे, वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। जो दूसरे थे वो जेम्स टेलर थे, उनका नाम नहीं आता एग्जाम में। जो पहले भारतीय थे सीडी देशमुख। जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक थे वो बेनेगल रामा राव थे। उसके अलावा आपको याद रखना है, जो सबसे कम समय तक थे वो अमिताभ घोष थे, पहले भारतीय सीडी देशमुख। इनमें से किसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? यानी जब बैंक संकट की स्थिति में होता है तो उसको लोन देने का काम अंतिम ऋणदाता करता है, जो कि आरबीआई है। ट्राई क्या है सर? ट्राई तो जो संचार क्षेत्र है, टेलीकॉम सेक्टर है, उसके लिए संस्था काम करती है। कौन सा भारत में विदेशी रिजर्व का प्रबंधक है? भारत का जो विदेशी भंडार है वो किसके पास होता है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, जो भारत है और उसका जो विदेशी भंडार है मेरे भाई, तो विदेशी भंडार हमेशा आरबीआई के पास होता है देश में, केंद्रीय बैंक के पास होता है, आरबीआई के पास होता है। इसमें गोल्ड होता है, विदेशी मुद्राएं होती हैं, इसमें गोल्ड होता है, विदेशी मुद्रा होती है, इसी के अंदर एसडीआर होता है, और आईएमएफ में जो रिजर्व है वो पढ़ा है वो भी होता है सर। कुल मिलाकर विदेशी भंडार जो होगा, 4 चीजों को मिलाकर आरबीआई के पास होगा। भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने दिया था? जो भारत में रुपया और उसका जो ये वाला प्रतीक चिन्ह है ये दिया था 2010 में, 2010 में दिया गया था। तो याद रखेंगे डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। ठीक है। भारत में काली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो भारत है उसमें जो काली क्रांति आई उसका बताइए। देखो, कोयले से नहीं था, याद रखिएगा, कच्चे तेल से था काली क्रांति। सारी क्रांति आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन है
जो कि अनाज से रिलेट करती है। व्हाइट रेवोल्यूशन है जो कि दूध से, श्वेत क्रांति कहते हैं। इसके अलावा ब्लू आती है, फिशरीज से आती है। पिंक आती है जो कि प्रॉन यानी झींगा मछली से आती है। साथ में मेडिसिन और ऑनियन से भी आती है। ब्राउन जो है कि है वो आपके पास चमड़े, लेदर से आती है। ब्लैक है, गोल्डन है जो हॉर्टिकल्चर और हनी से, गोल्डन फाइबर जूट से है। सिल्वर है जो कि एग से, सिल्वर फाइबर कॉटन से है। इस तरह ग्रे है जो फर्टिलाइजर से है। तो ये ऑयल्स का, कच्चे तेल से है। भारत में व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? देखो, अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं तो एडम स्मिथ को कहते हैं जनरली, लेकिन जब हमसे व्यष्टि का पिता कहेगा तो अल्फ्रेड मार्शल हो जाएंगे। जब समष्टि का पिता कहेगा जॉन माइनार्ड, जे.एम. कीन्स हो जाएंगे। समष्टि और व्यष्टि शब्द देने वाला माइक्रो ये जो होगा ये रैगनर फ्रिश हो जाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स के पिता जो होंगे वो एडम स्मिथ हो जाएंगे, तब याद रखना। और भारतीय अर्थशास्त्र के पिता कौटिल्य या चाणक्य कह सकते हैं। इसमें से गोल्ड कॉलर किसे कहा जाता है? इनमें से गोल्ड कॉलर किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो मेरे भाई याद रखिएगा, जब कोई प्राथमिक में काम करता है उसको रेड कॉलर कहते हैं। जब द्वितीयक में काम करता है उसको ब्लू कॉलर कहते हैं। जब कोई तृतीयक में काम करता है तो उसको व्हाइट कॉलर कहते हैं। और जब चौथा और पांचवा भी होता है, याद रखना, जिसको पंचभागी नहीं कहते, जिसको पंचम कहते हैं, याद रखना। और ये जो होता है इसी को हमने गोल्ड कॉलर कहते हैं। जो कंपनी के मैनेजर, डायरेक्टर वगैरह हुए इसी में काउंट किए जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का फाउंडर या पिता किसे कहते हैं? तो समष्टि के पिता जॉन माइनार्ड कीन्स को कहा जाता है, याद रखें। 1950 से 1951 में भारत में जो जीडीपी थी उस समय में, उसमें भारत की जीडीपी में कितना हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र का था? तो याद रखेंगे लगभग 13% हिस्सेदारी जो थी वो औद्योगिक क्षेत्र की थी। जो प्राथमिक क्षेत्र था वो लगभग 56% का हिस्सेदार था। 13% जो है वो द्वितीयक की हिस्सेदारी थी और 31% जो है वो लगभग तृतीयक की हिस्सेदारी उस समय थी जब देश हमारा आजाद हुआ, और 1950 के आसपास के समय में। डेयरी उद्योग जो है वो आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आता है? दूध से जुड़ा काम करना। और अब जानते हैं डेयरी उद्योग, डेयरी फार्मिंग जो है हमारा, ये डेयरी उद्योग का काम जो होगा सर ये प्राइमरी में आता है। ये दूध से जुड़ा काम हमेशा प्राइमरी में माना जाता है, डेयरी फार्मिंग। स्वतंत्रता के समय भारत में सबसे ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद यानी राष्ट्रीय आय, जीडीपी कहां से आया करती थी? याद रखना, सबसे ज्यादा उस समय जीडीपी में हिस्सेदारी एग्रीकल्चर की थी। रोजगार में भी सबसे ज्यादा थी, अभी भी रोजगार में सबसे ज्यादा है, लेकिन आय में इस समय सर्विस सबसे आगे हो चुका है। गुलाबी क्रांति का संबंध यानी पिंक रेवोल्यूशन किससे है? तो मैंने बताया फर्टिलाइजर से ग्रे होता है, एग से सिल्वर होता है, और यहां पर जो ऑनियन है, दवाइयां हैं, और प्रॉन, झींगा मछली, इसमें पिंक रेवोल्यूशन है। राष्ट्रीय संदर्भ में किसमें वृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, जो बड़ा है, जो पूरे देश को कवर करता है। तो याद रखना, महंगाई जो है वो पूरे देश के लिए मैक्रो में आती है। किसी मैंगो का एक्सपोर्ट करना, इंडियन रेलवे या शू कंपनी, ये सब माइक्रो में आते हैं। इसमें कौन सा तृतीय क्रियाकलाप तृतीय क्षेत्र में आता है, सेवा में आता है? तो डेयरिंग करना ये प्राइमरी में आता है, प्राथमिक में आता है। मैन्युफैक्चरिंग करना ये सेकेंडरी में आता है। खेती करना भी प्राइमरी में आता है। और ट्रेडिंग करना, व्यापार करना, बिजनेस करना, दुकान चलाना, शॉपकीपर बनना, वेंडर बनना, ये सब टर्शरी में आता है। समाजवाद का बाइबल किस किताब को कहा जाता है? एडम स्मिथ की किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन, बड़ी जबरदस्त एग्जाम के लिए। जॉन माइनार्ड कीन्स की किताब भी है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। लेकिन दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स की है सर, उसी को बाइबल ऑफ सोशलिज्म कहा गया है। मनरेगा के अंतर्गत जो 2005 में कानून बना, कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? 2005 में कानून आया और 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ। पहली बार 2 फरवरी 2006 में लागू हुई योजना। 1 अप्रैल 2008 को इसको पूरे भारत में लागू किया गया। पहले 200 जिलों में था, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। और इसमें जितने लोगों को मिलता है उसमें 1/3 महिलाओं का होना जरूरी है। इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। मनरेगा अधिनियम के तहत कौन सी बात गलत है? ये देश के सभी 625 जिलों में, उस समय 625 थे, फिर 640, अब तो 700 के ऊपर हो चुके, ठीक है। और याद रखना, सरकार सभी जिलों में काम करने का अधिकार है। 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी भी ये सही है। और यदि सरकार असफल होती है, रोजगार भत्ता नहीं देगी, नहीं, रोजगार देगी।
अगर सरकार काम करने में असफल नहीं होती, यानी काम नहीं दिलवा पाती, तो रोजगार भत्ता देगी, उसके बदले पैसे देगी। ये बात याद रखिएगा। कौन सी अनार्थिक क्रिया, यानी जो पैसे से संबंधित हो उसे कहते हैं आर्थिक, जो पैसे से रिलेट ना करे उसे कहते हैं अनार्थिक। जब एक टीचर अपनी बेटी को पढ़ाता है, कोई ऐसा काम जो धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, या फिर अपने शौक के लिए किया गया, उसको हमने हमेशा अनार्थिक कहते हैं कि वो पैसा कमाने के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सारी योजनाएं देखो, और योजनाओं पर बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर योजनाओं पर मैं बहुत सवाल लाया भी हूं आज, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको करने हो तो मेरी एक क्लास यूट्यूब पर है, सर्च कर लेना, और उसमें मैंने गवर्नमेंट स्कीम बाय राशि सर 100 क्वेश्चन कराए, 100। अब उसके अलावा कुछ नहीं, और मुझे लगता है कि 5 सवाल तो कम से कम आपके बनने वाले योजनाओं से। तो याद रखना, 1 फरवरी 2019 को यह घोषणा की गई, किसान सम्मान निधि, जिसके तहत 6,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे किसानों को। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त होंगी सर, और ये 4-4 महीने की गैप पर मिलेगी। और इसको 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश की गोरखपुर से लॉन्च किया गया था। ट्राइसेम, स्पेलिंग गलत की हुई है, ये TRYSEM। ट्राइसेम क्या है ये? ट्राइसेम का संबंध देखो, ये ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, यानी ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, शहरों के लिए ग्रामीण रोजगारों को अपना रोजगार देने के लिए, ताकि यहां पर इसको शुरू किया जाए। तो एक ट्राइसेम नाम की योजना है जो लाई गई थी सरकार के द्वारा, और इसका जो मकसद है ट्राइसेम स्कीम का, वो सीधा सा लॉजिक है भाई। 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई। माधुरी दीक्षित इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी, याद रखना, ताकि जो महिला और पुरुष का जो सेक्स रेशो है उसको बढ़ाया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान को अब क्या कहा जाता है? सन 2001 में राजस्थान से शुरुआत हुई सर्व शिक्षा अभियान की, जिसके तहत सभी को पढ़ने का अधिकार देने की बात की गई, और अब इसका नाम बदलकर समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया। सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को पीएम श्रम योगी मानधन योजना का हिस्सेदार रखा है जिनकी आय क्या होनी चाहिए। देखो, अगर कोई व्यक्ति महीने के 15,000 रुपए से कम कमाता है असंगठित क्षेत्र में काम करके, तो वो इस योजना में हिस्सेदार बन सकता है। और ये श्रम योगी मानधन योजना, इसमें 3,000 रुपए की पेंशन है हर महीने, जो कि 60 साल की आपकी एज होने के बाद मिलेगी। पर उसके लिए पहले आपको 55 से लेकर 200 रुपए हर महीने तक आपको जमा करने होंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी साल की एज है, क्योंकि 18 से लेकर 40 साल तक के लोग ही इसमें जुड़ सकते हैं। फिर आप इसमें जमा करेंगे, और जब आप रिटायर होंगे, 60 साल एज होगी आपकी, तो आपको ये पेंशन हर महीने 3,000 रुपए मिलेगी। अगली बार सवाल घुमाकर भी आ सकता है। पीएम फसल बीमा योजना लाई गई थी, जिसके तहत अगर आप रबी की फसल में हैं, खरीफ की फसल में हैं, या फिर जायद फसलें हैं आपके पास एक्स्ट्रा हैं, तो इन फसलों में बीमा करा सकते हैं। रबी की फसल में क्या है आपके पास कि आपको 1.5% देना होगा, खरीफ की फसलों में 2% और जायद फसलों में 5%। अगर आप अपनी कुल फसल वैल्यू का 2 या 1.5 या 5% देते हो, और किसी कारण से फसल बर्बाद हो जाती है, तो पूरा पैसा मिलेगा। और ये पीएम फसल बीमा योजना जो लाई गई है, ये 2017 में लॉन्च कर दी गई थी। 2017 में लाई गई पीएम फसल बीमा योजना। ठीक है भाई, तो ये एक योजना है बेसिकली, और इसको लॉन्च किया गया है भाई। तो ये आई थी 2016 में आई थी, माफ कीजिएगा, 17 में नहीं थी, 2016 में। भाई मुझसे गलती हो गई यहाँ पर, तो ये 2016 में लाई गई, 2017 में इंप्लीमेंट शायद हुआ इसका। अच्छा, जिस योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त इंटरनेट दिया जाता है, मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दी जाती है सार्वजनिक स्थानों पर, उसके बारे में आप बताइए भाई। तो सार्वजनिक स्थानों पर जो मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दी जाती है, ठीक है, उसमें क्या योजना है सर? उसका नाम क्या है? पीएम वाणी योजना कहा गया है मुफ्त इंटरनेट के लिए, पीएम वाणी योजना। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम कुसुम योजना को लागू करता है? कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो जो पीएम कुसुम योजना है, इसका संबंध किससे बताना है आपको पहले, और उसके बाद आप इसका मंत्रालय डिफाइन कर सकते हो। जो पीएम कुसुम योजना है, इसके बारे में याद करिए पहले।
सर ये किसान ऊर्जा वाला मंत्रालय है और बेसिक तौर पर जो किसान ऊर्जा से रिलेट करता है ये कौन सा मंत्रालय हो सकता है? हेल्थ फैमिली नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगा। याद रखिएगा, जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा इसको लागू किया जाएगा। चलिए भाई, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिएगा। किशोरियों के लिए सबला योजना जो लाई गई, जो कि 11 से लेकर 18 साल तक की लड़कियों को अवेयर करती है उनके कैरियर, जॉब और हेल्थ के बारे में। ये पीएम जो सबला योजना लाई गई थी वो 2010 में, और इसका नाम राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स कहते हैं इसे। 2014 में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक योजना आई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें 2019 तक सभी को 3 गांव 2014 में लॉन्च की गई थी कि 3-3 गांव को आदर्श बनाएंगे, और 2024 तक जो 8 गांव है, हर एक एमपी को 8 गांव को आदर्श बनाना होगा, जो कि किसके जन्मदिन पर लाई गई थी? याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर लाई गई थी। तो ये जो लाई गई थी एक्चुअल में 11 अक्टूबर को लाई गई थी, और इनका जन्म दिवस कब होता है उसको याद रखना है भाई, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। ठीक है, चलिए, इनके जन्म दिवस पर इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला पॉइंट क्या है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उनका जन्म दिवस से है, और वो कब हुआ? चलिए भाई आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित जो योजना है भाई उसके बारे में बताइए मुझे। तो अगली योजना, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया गया है किसके लिए? तो याद रखना, यहां पर पशुओं के लिए, पशुओं के वध को रोकने के लिए, अधिक गायें देने वाली और प्रोटेक्ट करने के लिए जो योजना लाई गई है उसका पता गाय से रिलेट करेगी तो गोकुल मिशन हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई गई, उसका क्या उद्देश्य नहीं है? तो सिंचाई के व्यवस्था को बढ़ाना है, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है उनको कम करना है, वाटर यूज को बढ़ाना है, वाटर के दुरुपयोग को कम करना है, कृषि योग्य क्षेत्र को बढ़ाना है। तो कृषि सिंचाई योजना जो लाई गई है बेसिकली जल उपयोग में सुधार करने के लिए लाई गई है, उसको एफिशिएंटली तरीके से वाटर को यूज करना है, लेकिन और वाटर जो है जल के दुरुपयोग को कम करने के लिए लाई गई है, ये बात याद रखें। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है इसकी शुरुआत कब की गई थी? जो आईसीडीएस कहलाती है, जो बच्चों के विकास के लिए एक योजना लाई गई थी आईसीडीएस के नाम से, उस योजना को कब लाया गया था? तो याद रखना 2 अक्टूबर 1975 को इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लाई गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत लाया गया था सर, उसके तहत लड़कियों का खाता खुल जाएगा 10 साल की एज तक, उसमें मिनिमम 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आपको जमा करने होंगे साल के, और यह पैसा जब लड़की 18 साल की होगी तब आधा, और जब 21 साल की होगी तो पूरा पैसा मिलेगा। सुकन्या योजना है। असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले श्रमिकों को गारंटी प्रदान करने के लिए नरेगा या मनरेगा योजना जो लाई गई थी, इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। ये आंध्र प्रदेश में आता है और 2 फरवरी 2006 को हुई थी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने में विकसित करने के लिए भारत ने किस वर्ष मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी? तो मेक इन इंडिया योजना जो लाई गई है भारत में, याद रखिएगा, तो मेक इन इंडिया योजना भारत में 25 सितंबर 2014 को लाई गई। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा भारत को इसके लिए। पीएम आयुष्मान भारत योजना जो लाई गई है, याद रखेंगे, पीएम आयुष्मान भारत योजना जो लाई गई है भाई उसके बारे में क्या होगा? चलिए यहां पर देखिए ध्यान से, तो आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए गरीब परिवारों के लिए सर यहां पर सुरक्षा कवच मिलता है ताकि उनको इलाज का खर्चा हो सके। किस योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया? तो हमारे पास जो नेशनल ग्राम विकास मंत्रालय, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट है या इंटीग्रेटेड रूरल एम्प्लॉयमेंट है, तो याद रखिएगा, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया था।
जिसका स्वर्ण जयंती ग्रामीण और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनाओं को मिला। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लाया गया पूरी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। संपदा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? सरकार द्वारा एक योजना लाई गई जिसका नाम है संपदा स्कीम। याद रखना, भारत में जो फूड प्रोसेसिंग है, खाद्य प्रसंस्करण है सर, उससे रिलेट करने वाली एक योजना है संपदा योजना। मनरेगा योजना के तहत 10% मजदूरी अधिक मिलेगी अगर आप 5 किलोमीटर से दूर जाते हो काम करने। अपने एरिया से 5 किलोमीटर से दूर जाओगे तो 10% सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जो हमारी चीफ मिनिस्टर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, उसके तहत यह कहा गया है कि जो दुर्घटना अगर होती है तो उसके तहत आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। किसी भी तरह से दुर्घटना हो जाने पर उनको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। उदय योजना क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। देखो, इसके तहत जो बिजली कंपनियां हैं जो लॉस में जा रही थी, घोटाले में जा रही थी सर, ये उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है जिससे कि बिजली कंपनियों को घाटा जो है उसको समाप्त करने में हेल्प की गई। कौन सा क्षेत्र भारत निर्माण योजना में नहीं आता? भारत निर्माण योजना 2005 में लाई गई एक योजना है सर, जिसमें कि सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, दूर संचार के लिए यहां पर जो पैसा दिया गया 6 क्षेत्रों के लिए और सिंचाई के लिए, तो याद रखना इसमें रोजगार शामिल नहीं हो, वो मनरेगा में है। अमृत योजना जो लाई गई, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये योजना अमृत योजना 2015 में आई थी जिसमें 500 शहरों में बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, ये 2020 में 1 जून को लाई गई है कोरोना के बाद। इसमें 10-10 हजार रुपए की राशि दी जा रही है रेहड़ी पटरी वालों को लोन के रूप में, जो उनको ब्याज के साथ वापस करना है। कौशल विकास योजना कब शुरू की गई? चलिए मेरे दोस्त, तो कौशल विकास योजना ये 15 जुलाई 2015 को लाई गई, इसलिए 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें कि हमें जीवन बीमा दिया जाता है। अगर आपकी उम्र 18 से 50 साल की है तो साल के 436 रुपए देंगे अगर आप, तो आपको 2 लाख का दुर्घटना जीवन बीमा मिलेगा। पीएम किसान मानधन योजना में 3,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी। अगर आप किसान हैं 18 से लेकर 40 साल के बीच में, तो आपको 55 से लेकर 200 रुपए हर महीने जमा करने होंगे। उसके बाद आपको 3,000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी। भारत सरकार ने नए और अभिनव व्यावसायिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए जो स्टार्टअप योजना लाई है, स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की है, वो कब? तो स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी, 16 जनवरी 2016 को, और स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। अटल पेंशन योजना जो लाई गई थी, उसके तहत भारत में न्यूनतम गारंटी कितनी है पेंशन की? देखो, अटल पेंशन योजना के तहत अगर 18 से 40 साल के हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपको हर महीने कुछ पैसा जमा करना होगा। देन आपको 1,000 से लेकर 5,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। लेकिन ये पेंशन जब आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद मिलेगी। तो मिनिमम जो है वो 1,000 है और मैक्सिमम जो है वो 5,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड जो है उसका वितरण कर रहे हैं? बताइए मुझे, संपत्ति कार्ड का वितरण कर रहे हैं भाई। तो मेरे भाई याद रखिएगा, इसका नाम है स्वामित्व योजना, जिसके तहत ये कार्ड दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो कब लाई गई थी? याद रखना, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन योजना जो है उसकी शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को। स्वावलंबन योजना जो लाई गई थी वो 2010 में पेंशन के लिए लाई गई थी, और इसी का नाम बदलकर जो है वो अटल पेंशन योजना किया गया। 2010 में लाई गई थी स्वावलंबन योजना। अंत्योदय अन्न योजना लाई गई थी, जिसके तहत गरीब परिवार, बहुत गरीब परिवारों को सर यहाँ पर 35 किलो अनाज दिया जाता है हर महीने का।
जो फिक्स होता है इसको कहते हैं अंत्योदय अन्न योजना। ये जो अंत्योदय अन्न योजना है इसको लाया गया है सरकार के द्वारा सन 2000 में, और फिर उसके बाद उसको ऐड किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधान सरकार में थे तो उस समय अंत्योदय अन्न योजना लाई गई थी 25 दिसंबर 2000 को। आयुष्मान भारत योजना जो है इसके लिए पहली बार जो स्वास्थ्य और कल्याण के द्वारा उद्घाटन किया गया था कहां से, तो ये आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया गया हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर वो बनाया गया। सबसे पहले आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ रांची से इसकी शुरुआत की गई, लॉन्च किया गया इसे, और बीजापुर छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ जो हेल्थ और केयर सेंटर था। मिशन इंद्रधनुष जो लाया गया था वो बच्चों को टीकाकरण करने से था, बच्चों को बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण करने के लिए मिशन इंद्रधनुष था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाई गई थी जो किस लिए, देखो जो फ्री में गैस सिलेंडर मिलता है, गैस कनेक्शन, सिलेंडर फ्री नहीं मिलता, गैस कनेक्शन फ्री मिलता था एलपीजी का, और वो मिलता है उज्ज्वला योजना के तहत। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से इसकी शुरुआत की गई। कम कीमत पर एलईडी बल्ब वितरित करने वाली योजना का नाम क्या था, जिसके तहत सरकार ने सबको बिजली एलईडी बल्ब दिए ताकि बिजली की बचत कम हो, जो यूज है वो कम हो जाए, और इसको कहते हैं उजाला योजना। उड़ान योजना का संबंध किससे, 2017 में लाई गई उड़ान योजना, और उड़ान योजना का है यहां पर सिविल एविएशन से, विमानन क्षेत्र से, किसके तहत सभी जगहों पर जो एयरपोर्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना लाई गई है, जिसका मतलब क्या है, देखो हृदय योजना जो है बेसिकली HRIDAY योजना है सर ये, और इसके तहत जो हेरिटेज साइट्स हैं हमारी उनको डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन किस कैटेगरी में होता है। जो मुद्रा योजना है इसके तहत 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन है, जिसमें शिशु वाले को 50,000 तक, किशोर वाले को 5 लाख तक, और तरुण वाले को 10 लाख तक दिया जाता है, याद रखिएगा। लैंगिक समानता किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है, देखो हमारे पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 2015 में बनाए गए, जिनको 2030 तक पूरा करना है, 17 लक्ष्य और 169 उसके टारगेट डिफाइन किए गए। हर एक लक्ष्य पता होना चाहिए। लैंगिक समानता जो एसडीजी नंबर 5 है हमारा 5वां लक्ष्य है, हमें लैंगिक समानता करना है। पहला लक्ष्य है कि हमारे देश में कोई गरीब ना हो, दूसरा है कि कोई भूखा ना हो, तीसरा है कि गुड हेल्थ हो जाए, चौथा है कि क्वालिटी एजुकेशन हो जाए, 5वां है लैंगिक समानता, और छठा ये है हमारे पास पानी की आपूर्ति और शौचालय व्यवस्था हो जाए, और 7वां ये है क्लाइमेट एक्शन के लिए काम करना है। क्लीन एनर्जी है 7वां, और उसके बाद बाकी है हमारे। चलिए सतत विकास की व्याख्या सबसे पहले कहां की गई, तो सतत विकास जो शब्द हमने पहली बार इस्तेमाल किया जब हमारा ब्रूटलैंड कमीशन है 1987 में, उसने अपनी रिपोर्ट जमा करी, नॉर्वे के पीएम की ये रिपोर्ट थी, और वहां सतत विकास बोला गया, यानी वर्तमान और भविष्य दोनों को बैलेंस करके चलने को ही सतत विकास कहा जाता है, जो ब्रूटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा। इसके बाद सतत विकास में कितने लक्ष्य रखे गए, याद रखना, सतत विकास में 17 लक्ष्य हैं, 17 पॉइंट है, और उसके अंदर 169 और टारगेट्स हैं। सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक पूरा करना, मैंने बताया 2030 तक इसको पूरा करना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया जाता है, भारत में इस सूचकांक को नीति आयोग जारी करता है, और नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है कि कौन सा राज्य है। हमेशा भारत में बात करें तो केरला आता है, और देशों की बात करें तो भारत 112वां नंबर पर आता है। यह रिपोर्ट जारी की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट जो बनाई जाती है वो किसके द्वारा, देखो रिपोर्ट सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संगठन जो पाकिस्तान के महबूब उल हक हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट बनाने का कॉन्सेप्ट दिया गया है, मानव विकास। इस रिपोर्ट में भारत 132 नंबर पर है इस समय, और इसको यूएनडीपी हर साल बनाता है, जिसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य और जो औसत आय है उसको लेकर रिपोर्ट तैयार करते हैं। भारत का नंबर 132 और स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। वैश्वीकरण किससे संबंधित है, याद रखना, जब हम दूसरे देशों के साथ लेन देन करते हैं, दूसरे देशों के साथ जुड़ जाते हैं, दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, उसको वैश्वीकरण करना कहते हैं। 1991 की पॉलिसी में हमने इसी वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लाया गया था, वैसे अभी 2019 में इसको अपडेट कर दिया गया,
2020 में इसको पास किया गया, 2019 का ये कानून है, लेकिन पहली बार ये कानून 1986 में पास हुआ। और याद रखिए 24 दिसंबर 1986 को ये कानून आया था, जिसमें उपभोक्ता अधिकार दिए गए थे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिया गया था। उपभोक्ताओं को अधिकार है जैसे कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है कि भाई इसकी क्वालिटी कैसे है, इसका प्राइस क्या होगा, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं। सेफ्टी का अधिकार है, राइट टू बी रिड्रेसल, जो है भाई आपको रिड्रेस करने का अधिकार है। राइट टू बी हर्ड, आपकी बात को दूसरे सुने, है ना, उसका अधिकार है आपको। ये सारे जो अधिकार मिले हुए हैं, इसी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया था। अनुचित व्यापार और शोषण करा अगर आपने किसी ने आपके साथ, तो आपको यहां पर अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि उसने आपका शोषण किया है और शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार प्राप्त है। वैसे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड भी है आपके पास, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कोई राइट टू इंफॉर्मेशन अलग है हमारा, और राइट टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जो होगा, ये याद रखना, शोषण के विरुद्ध हो जाएगा। सरकार अपने नागरिकों को अधिकार सवाल करने का जो अधिकार दिया गया है किसके तहत, तो आप कहोगे सर वो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं। 2005 का ये कानून है, सूचना का अधिकार कहते हैं। राइट टू एजुकेशन तो 2009 में आया है, वो शिक्षा के लिए। भारत में जो नवीन औद्योगिक नीति लाई गई उसके तहत क्या स्टेटमेंट गलत है, तो याद रखना 1991 में जो लाई गई थी नई आर्थिक नीति, जिसको आर्थिक सुधार कहते हैं, और आर्थिक सुधार का जनक पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। इसमें एलपीजी वर्ड का इस्तेमाल था, और इसमें याद रखना एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको रिलीव किया जाएगा, मुक्ति होगी तो नहीं भाई, एक्सटर्नल प्रेशर तो बढ़ेगा, क्योंकि हम दुनिया से जुड़ जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन करा और सारे तरह के उद्योगों से जो अपना औद्योगिक लाइसेंस नीति को छोड़ दिया, हटा दिया गया, तो उसमें हमने क्लॉथ को, इलेक्ट्रॉनिक को, सिगरेट, तंबाकू को, हजार्डियस केमिकल्स को, तो यहाँ क्लॉथ के लिए आपको, कपड़े के लिए लाइसेंस नहीं लेना है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस हो, सिगरेट, तंबाकू हो, शराब हो, खतरनाक रसायन हो, रक्षा उपकरण हो, इन सब के लिए लाइसेंस लेना होता है, याद रखिएगा। भारत की नई विदेशी व्यापार नीति की अवधि क्या है, याद रखना। अब जो नई विदेशी व्यापार नीति आई है भारत में, जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक $2 ट्रिलियन की हमारा विदेशी व्यापार होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने कहा 2023 से 2028 तक। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कानून कब लागू हुआ था, याद रखना। जो फेमा कानून है उसको लागू किया गया था 1 जून 2000 से। फेमा कानून आया था 1999 में, और फेमा कानून आया था फेरा की जगह, और फेरा कानून जो था वो 1973 में आया था, उसको बदलकर फेमा आया था, याद रखना। और एक एमआरटीपी कानून था जो 69 में आया था, और इस कानून को बदल के कंपटीशन कमीशन आया, कंपटीशन एक्ट आया था, प्रतियोगिता कानून आया था सन 2002 में। ये कुछ परिवर्तन किए गए थे हमारे। आबिद हुसैन कमेटी का संबंध किससे है, देखो जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनसे रिलेट करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनसे रिलेट करने वाली कमेटी को आबिद हुसैन कमेटी कहते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी कमेटियां जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा है शिवरमन के बारे में, नरसिम्हन के बारे में, गोरेवाला कमेटी एसबीआई बैंक के लिए, रॉयल कमीशन आरबीआई के लिए आया था। उसके अलावा मैंने आपको आरएन मल्होत्रा कमेटी बताया है, गरीबी की कमेटियां बताई हैं सारी, उसी में आबिद हुसैन कमेटी, एक टैक्स में सुधार करने वाली राजा चलैया कमेटी भी आई थी। कीमत विभेद का क्या तात्पर्य है, देखो जब एक ही सामान को अलग अलग लोगों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाए, सामान एक ही हो लेकिन उसको अलग अलग लोगों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाए, तो उसे आप क्या कहोगे, एक ही उत्पाद विभिन्न ग्राहकों को विभिन्न कीमतों पर, कीमत विभेद। ऐसा मोनोपोली मार्केट में होता है। सार्वजनिक वस्तु से क्या अभिप्राय है, ऐसी चीज जो सबके लिए होती है, इसमें गरीब और अमीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अविभाज्य रूप से सभी को उपलब्ध होती है, समस्त लोगों को। लाइट, जैसे कि कहीं पर बिजली का खंभा लगा है, बिजली आ रही है, उस पर लाइट लगी हुई है और उसका रोशनी जो है वो सबको मिल रही है, इसका फायदा कुछ वर्ग के लोगों को नहीं मिल रहा है, तो जो एक प्रोडक्ट सरकार द्वारा सबको दिया जाए। भारत में लघु उद्योगों पर विकास करने के लिए कौन सी नीति लाई गई, देखो भारत में जो पहली औद्योगिक नीति है वो 1948 में लाई गई, दूसरी 1956 में, फिर 77 में, फिर 80 में भी लाई गई, 91 में लाई गई। और 91 वाली पॉलिसी तो आप जानते हैं आर्थिक सुधारों का जनक शुरू हुआ यहां से, पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। 1948 में पहली आई थी, 56 में दूसरी, और 77 में छोटे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित था।
उदारीकरण और भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी व्यापार से संबंधित एक देश के अंदर व्यापार से है और एक विश्व के साथ व्यापार से है, लेकिन इसमें आपसे क्या रिलेट नहीं करता। तो याद रखिए भाई, किससे रिलेट नहीं करता है ये। तो यहां पर ये गरीबों को जो देने की बात है, सर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसका संबंध व्यापार से नहीं होता। 1990-91 की जो नई औद्योगिक नीति है उसमें क्या सम्मिलित नहीं किया गया था? लाइसेंस को समाप्त करना, प्राइवेटाइज करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना, प्रोटेक्शन करना, इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। मांग का नियम क्या बताता है? देखो, मांग का नियम ये कहता है जब कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग कम, और कीमत कम हो जाए तो मांग ज्यादा हो जाती है। तो कीमत के कम होने पर मांग बढ़ने को ही मांग का नियम कहते हैं। जब बाजार में एक बेचने वाला हो तो मोनोपोली कहते हैं, दो हो तो डिओपोली कहते हैं, दो से ज्यादा हो तो ओलिगोपोली कहते हैं, एक खरीदने वाला हो तो मोनोसोनी कहते हैं, और जब एक ही खरीदने और एक ही बेचने वाला हो, एक ही खरीदने और एक ही बेचने वाला हो तो उसे बाइलेटरल मोनोपोली कहते हैं। जिस बाजार में एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, एक ही बेचने वाला होता है, सर उस बाजार को मोनोपोली कहते हैं। किस नीति का अर्थ घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना है? मैंने बताया विश्व के साथ जोड़ने को ही सर ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। निजीकरण होता है सरकारी हिस्सेदारी कम करना। नई आर्थिक नीति का अनुसरण करने पर अर्थव्यवस्था के विकास को गति कौन प्रदान करेगा? सर्विस सेक्टर जो होगा, क्योंकि नई नीति के तहत सेवा का बढ़ावा मिला और कृषि को कमी हुई है। आर्थिक सुधारों में जो 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो कौन से थे? वो 3 शब्द थे एलपीजी, याद रखिएगा। 1991 की औद्योगिक नीति जो थी वो क्या थी? उसका मुहिम क्या था कि हमें प्राइवेट सेक्टर को लेकर आगे बढ़ना है। वो सरकार के विरोध में नहीं बल्कि प्राइवेट के प्रमोशन में थी। इसे प्रो प्राइवेट सेक्टर पॉलिसी कहते हैं। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार जब अपनी हिस्सेदारी बेच देती है उसको क्या कहते हैं सर? उसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट करना कहते हैं। इसी के माध्यम से प्राइवेटाइजेशन होता है। कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? हमारे देश की 22 फसलें प्लस गन्ना, 23 फसलों का हर साल में 2 बार एमएसपी डिसाइड किया जाता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है और सरकार द्वारा उसको लागू किया जाता है। भारत में पहली औद्योगिक नीति जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी लेकर आए थे, ये हमारे पास 1948 में आई थी 6 अप्रैल को। 1920 में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम की निवेश सीमा क्या रखी गई? यानी माइक्रो एंटरप्राइज किसे कहते हैं? जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो, 10 करोड़ तक हो तो इसे स्मॉल कहते हैं, और 50 करोड़ तक हो उसे मीडियम कहते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें तो ये एमएस होगा। भारत में विदेशी व्यापार के संदर्भ में विभाजन का वर्ष किसे कहते हैं? जो विदेशी व्यापार भारत में होता है उसके हिसाब से 1991 को हम लोग क्या कहते हैं सर? विभाजन का वर्ष कहते हैं भाई, क्योंकि उससे पहले का व्यापार अलग था, उसके बाद अलग हो गया। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सुधार लागू किए गए? तो आपको याद होगा 1992 से 97 की 8वीं योजना में। आर्थिक सुधारों के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्हीं को आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। 1991 के आर्थिक सुधारों में विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो रखे गए वो 2 उद्योग थे उस समय, रेलवे का और एटॉमिक एनर्जी। तो सरकारी क्षेत्र के लिए फिक्स किया गया था एटॉमिक एनर्जी और रेलवे को। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को देखने का काम, जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहा जाता है? सॉफ्ट लोन विंडो जो कहा जाता है, याद रखना, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी आईडीए है वर्ल्ड बैंक में, क्योंकि वो अपने सदस्य देशों को बहुत कम ब्याज पे लोन देता है, इसलिए उसको सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। आईएमएफ की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, गवर्नर बोर्ड की बैठक की, उसमें हमारे वित्त मंत्री जो होते हैं वो मेंबर के रूप में काम करते हैं। आईएमएफ 190 देशों का संगठन है। एंडोरा इसमें शामिल होने वाला आखिरी देश है, याद रखिएगा, और इसमें हमारे वित्त मंत्री मेंबर होंगे। 1944 के ब्रेटन वुड नाम की जगह पर कॉन्फ्रेंस हुआ था अमेरिका में, और उसके तहत आईबीआरडी यानी वर्ल्ड बैंक बना था, और साथ में आईएमएफ बना था। आईडीए नहीं बना था, आईडब्ल्यूटीओ नहीं बना था। वर्ल्ड बैंक जो अब 189 देशों का है, अजय बांगा उसके अध्यक्ष हैं,
और आईएमएफ 190 देशों का है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी, आईएमएफ का वॉशिंगटन डीसी में, डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूएचओ का जेनेवा में है, यूएनओ का न्यूयॉर्क में है, याद रखना। तो मनीला फिलीपींस में। कौन सा सार्क के सदस्य देशों में शामिल नहीं है? सार्क एक संगठन है 8 देशों का। इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव और अफगानिस्तान है, लेकिन उसमें म्यांमार शामिल नहीं है। और नेपाल के काठमांडू में ही उसका सचिवालय है। कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाती है? वर्ल्ड बैंक कहते हैं किसे? तो मैंने बताया आईबीआरडी के नाम से बना था और उसी को बाद में वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। डब्ल्यूटीओ जो कि 1995 में बना, उसको पहले गेट कहा जाता था, मुख्यालय जेनेवा में है इसका। आईएलओ जो लेबर्स के लिए काम करती है वो जेनेवा में ही उसका मुख्यालय है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जैसे मानव विकास सूचकांक है वैसे ही है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो लाई जाती है हर साल। याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट है, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक बनाता है, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक बनाता है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट डब्ल्यूटीओ बनाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो आईएमएफ बनाता है। इसी तरह से वर्ल्ड एनवायरमेंट आउटलुक है, यूएनईपी बनाता है, तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है। अगर हम बात करें पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क और ये जीआई टैग किसके लिए होता है? देखो, पेटेंट जो होता है ना, हमेशा कोई भी इन्वेंशन करेंगे अगर हम, तो उसका पेटेंट कराया जाता है। कोई ब्रांड होता है तो उसका कॉपीराइट होता है। किसी ब्रांड की बात करें तो सर उसका कॉपीराइट होता है। तो ब्रांड जो है हमारा, उसका कॉपीराइट होता है। जो जीआई टैग होता है वो किसी वस्तु का मिलता है। जैसे अगर आप बिहार से हो तो मार्चा राइस को मिला है, मगही पान को मिला है, ये बिहार के लिए मिला हुआ है ना। और ट्रेडमार्क जो होता है वो सॉरी, जो हमारा क्या हुआ, ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क हो गया था ना, ये उल्टा हो गया क्या? तो ट्रेडमार्क जो होता है वो ब्रांड का होता है और कॉपीराइट जो होता है वो किसी काम के लिए मिलता है। तो इस तरीके से मैच कर देना उसे। यूरो का प्रचलन कब आया था? यूरो यूरोप के 20 देशों की एक मुद्रा है, जो यूरोप में क्रोएशिया को शामिल करके 20 देश हो चुके हैं। इनकी एक कॉमन करेंसी 1 जनवरी 1999 से है और 1998 में इसका बैंक बना था। 99 से ये करेंसी चल रही है। जो पेट्रोलियम कंट्रीज हैं, ओपेक देश हैं सर, उनका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? उसमें 13 देश आते हैं, भारत नहीं है इसमें। इसका मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है ये। आसियान जो पड़ोसी देश में का ग्रुप है हमारे, उसमें 11 हैं, एससीओ में 9 हैं। और इसके अलावा AIIB है एक संगठन। और इंडिया में जिसका मुख्यालय है वो ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। देखो, TRE-1 का एनालिसिस करने के बाद इसमें बहुत सारे चैप्टर को नहीं लिया इकोनॉमिक्स में, जो सामान्यतः पढ़ते हैं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th 10th की बात अगर आप कर रहे हो सर यहाँ पर, तो उसके लिए देखो, जैसे इन्फ्लेशन पर बहुत सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन इन्फ्लेशन पर एक सवाल बनता है CPI को लेकर कि इन्फ्लेशन की गणना कौन करता है। अगर मैं कहूं इन्फ्लेशन की गणना कौन करता है, तो याद रखो NSO करता है। इन्फ्लेशन का बेस ईयर क्या होता है? तो 2011-12 होता है। और इन्फ्लेशन में एक CPI और एक WPI होता है, याद रखना। और इसमें मुख्य तौर पर CPI की मान्यता रहती है। CPI को बहुत बार पूछा जाता है। इसको आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। जब दूसरे देशों से व्यापार करते हैं सर, दूसरे देशों से लेन देन करते हैं, दूसरे देशों से किए गए लेन देन का जो रिकॉर्ड बनता है उसको BOP कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, दूसरे देशों से किए गए लेन देन को। तो जो दूसरे देश हैं उनसे जो लेन देन करेंगे उसका रिकॉर्ड करेंगे तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। और इसी तरह अगर सिर्फ हम वस्तुओं का, दृश्य वस्तुओं का लेन देन करेंगे दूसरे देशों से, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। इस बात को भी याद रखना, जो कि TGT लेवल पर बहुत ज्यादा इसके सवाल नहीं बने हुए हैं। टैक्स को लेकर बहुत ज्यादा सवाल नहीं बने हैं, लेकिन टैक्स में आपको थोड़ा सा याद करना है। जैसे सर GST के बारे में याद रखो, 1 जनवरी 2017 को लाया गया, 122वां बिल पेश किया गया था, लेकिन 101वां संशोधन पास हो गया और उसके तहत GST लाया गया और GST लागू हो गया। GST जो है 5, 12, 18 और 28% है, याद रखिएगा। और GST की अधिकतम 40% तक जा सकता है, ये भी याद रखना। GST लागू हो गया था और सबसे पहले इसे असम राज्य ने पास किया था, ये भी याद रखो। GST जो दुनिया में सबसे पहले लगा था, फ्रांस में लगा था। और GST भारत ने जो लिया है वो कनाडा से लिया है। और भारत में इसको विजय केलकर कमेटी के कहने पर लाया गया है GST को,
ये भी याद रखेंगे। और जीएसटी का जो कोड रहता है नंबर, वो 15 अंकों का रहता है। ये कुछ जानकारी आप ऐड कर सकते हो, वरना मोस्टली इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी, जो जरूरी थी, वो सारी की सारी जानकारियां मैंने आपको इसके अंदर दी हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन पर हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो, बैंकिंग पर हो, यानी पूंजीवाद या समाजवाद पर हो। पूंजीवाद के बारे में भी पता होगा आपको। सर जब हम कहते हैं ना किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में बेसिकली, तो जहां पर प्राइवेट सेक्टर का अधिकार ज्यादा हो, जहां पर प्राइवेट सेक्टर के पास सारी चीजों का राइट हो, जहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, पूंजीवाद है। जब पूरी तरह समाजवाद हो, सरकार का हस्तक्षेप हो, सरकार के द्वारा ही सारा काम किया जाए, तो वो समाजवाद है, जहां समाज के वेलफेयर के लिए काम हो। लेकिन भारत जो है सर हमारा, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत को हमने क्या कहा है सर? भारत को हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा है, क्योंकि हम दोनों को मिलाकर चलते हैं। भारत दूसरे देशों से व्यापार करता है, इसलिए भारत खुली अर्थव्यवस्था भी है सर। और भारत की आय जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। भारत एक कम मध्यम आय वाला देश माना जाता है। कम मध्यम आय वाला देश। बंद वो होते हैं जो दूसरों से कोई लेन देन नहीं करते, ना एक्सपोर्ट करते ना इंपोर्ट करते। भारत जो है वो कृषि आधारित है, याद रखिएगा। भारत एक कृषि आधारित है और भारत एक विकासशील है, क्योंकि भारत का विकास अभी बहुत ज्यादा नहीं है। ये बेहतरीन सवाल थे, पूरा पेपर एनालिसिस किया था, किस तरह के सवाल बन सकते हैं, उनको लेकर आया हूं मैं। और होपफुली आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी और इस वीडियो को दूसरों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।